हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम बडी पर। आज की क्लास में हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 के नवोद्धार बैच में हिंदी व्याकरण की प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आए हैं। और आपको बता दूं कि एक जो भी आज की प्रैक्टिस सेट होने जा रही है ये एग्ज़ाम के पैटर्न पर है, यानी जैसे एग्ज़ाम में आपके हिंदी के क्वेश्चन आते हैं, गद्यांश आता है, बिल्कुल पेपर ही समझिए, हिंदी का पेपर चल रहा है। ठीक है, तो सभी लोग लाइव आ जाइए। और आपको बता दूं कि हमारे कौन कौन से टीचर कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, जो कि आप देख सकते हैं आपको क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में। और यहाँ टाइम लिखा हुआ है कि कौन कितने बजे पढ़ाएगा और क्या पढ़ाएगा, इसको भी देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ फोकस करिए, ये हिंदी अर्पिता मैम, यानी कि हम हिंदी पढ़ाएंगे और शाम को पढ़ाएंगे 8 बजे। ठीक है, 8 PM पर आपकी क्लास होगी, तो सभी लोग भूलिएगा नहीं, टाइम से क्लास में आ जाइए। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। अगर आपको आंसर आ रहा है तो बिल्कुल कॉमेंट में आंसर करते चलेंगे, कॉमेंट में सभी बच्चे आंसर करते चलेंगे। हाँ बिल्कुल, बहुत दिन बाद क्लास हो रही है मेरी, लेकिन अब रेगुलर रहेगी। तो प्रश्न क्या है कि महर्षि शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा महान प्लस ऋषि, ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि, ऑप्शन सी मह प्लस ऋषि, ऑप्शन डी महो प्लस ऋषि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल, यहाँ सभी बच्चे आंसर करेंगे, साथ में आप सभी लोग संधि का नाम भी बताइए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी महा प्लस ऋषि करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे संधि, कौन सी संधि है, तो यहाँ कहेंगे गुण संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी, तो गुण संधि हो जाएगी। और बात करेंगे, देखिए संधि कितने प्रकार की होती हैं, संधि कितने प्रकार की होंगी, तो संधि 3 प्रकार की होती है, सभी को पता है ना। संधि कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। चलिए बताइएगा कौन कौन सी संधि होती है। तो कहेंगे एक कैसी संधि होती है, एक स्वर संधि होती है, और क्या होता है, फिर व्यंजन संधि होती है। कौन सी संधि, व्यंजन संधि। उसके बाद क्या होता है, विसर्ग संधि। ये बात आपको भी याद रखनी है, विसर्ग संधि होती है। तो जो ये गुण संधि है, ये किस संधि का भाग है, तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो याद रखिएगा स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तो 5 प्रकार के होते हैं। और यही स्वर संधि का भाग क्या है, गुण संधि, जिसका जो है ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए। प्रश्न नंबर 2 आ गया एकदम पेपर जैसा, ऐसा नहीं कि हम जो है एक ही टॉपिक ले रहे हैं, आज हम पेपर जैसा प्रैक्टिस करवा रहे हैं। इसके बाद हम टॉपिक वाइज, अगर आप कहेंगे तो टॉपिक वाइज भी चलेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है कि अमृत शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन ए पीयूष, ऑप्शन बी सुधा, ऑप्शन सी विष, ऑप्शन डी सोम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ विलोम पूछा गया, क्या पूछा गया, विलोम। तो विलोम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अमृत, अमृत का विलोम। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन सी करेक्ट है, विष हो जाएगा, विष यानी जहर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बताएंगे कौन सा शब्द स्त्रीलिंग हो जाएगा। तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या है, ऑप्शन ए देखेंगे हवा, ऑप्शन बी पानी, ऑप्शन सी दही, ऑप्शन डी मोती। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ स्त्रीलिंग बताया गया है। यहाँ क्या बताया है, स्त्रीलिंग, तो उसको बना के देखिए। देखिए स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बिल्कुल, हवा क्या होता है, हवा चल रहा है नहीं होता, क्या होता, हवा चल रही है, तो रही है यानी कि स्त्रीलिंग। अगर चल रहा होता तो क्या होता, पुल्लिंग होता। आपको ऐसे समझ में आ जाना चाहिए, ऐसे अगर आप वाक्य बनाएंगे तो जरूर आंसर मिलेगा। चौथा प्रश्न क्या है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्तियों का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, ऑप्शन बी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, ऑप्शन सी दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती, ऑप्शन डी बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, सभी बच्चे आंसर करेंगे। आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट में 5 प्रश्न आते हैं व्याकरण से और 2 गद्यांश आता है 5-5 नंबर का, तो हो गए प्लस 15 नंबर। यानी कितने नंबर पूछा जाता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट में, तो कहेंगे 15 नंबर। और इसको जरूर कर लीजिए, क्योंकि जैसा कि लेखपाल और वीडियो का वैकेंसी देख ही रहे हैं, जो बच्चे नहीं पास कर पा रहे हैं, नहीं दे पा रहे हैं उतनी कटा, तो अच्छे से तैयारी कर लीजिए एक बार। ठीक है, एक बार तैयारी कर लीजिए।
तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बहुत ही सुंदर, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? बताएंगे। ऑप्शन ए ब्रज भाषा, ऑप्शन बी खड़ी बोली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी मैथिली, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो रामचरितमानस बताएंगे रामचरितमानस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। क्या कहेंगे? ई, इनमें से कोई नहीं। लेकिन लिखा किस में गया है? तो कहेंगे अवधी भाषा में। किस में लिखा गया? तो अवधी भाषा। आपको याद रखना है बच्चा, अवधी भाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बात करेंगे रामायण किस भाषा में लिखी गई है? तो कहेंगे रामायण लिखी गई है संस्कृत में। और लिखा किसने है? तो वाल्मीकि जी ने लिखा है। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? चलिए, 5 ही प्रश्न थे, अब हम गद्यांश देखेंगे। तो गद्यांश को बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इस पे जो गलती कर आता समझ लो इसमें बोनस नंबर मिलते हैं ना, तो इसको पढ़िएगा ध्यान से। तो चलिए शुरू करते हैं गद्यांश को, या फिर आप लोग क्लास को रोकिए। अगर लाइव देख रहे हैं तो जैसा मैं बोल रही हूँ आराम आराम सुनते चलिए, ठीक है। तो है कि इतिहास में विरासत में आपको भारतीय संगीत जैसे अमूल्य निधि मिली है। अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा इसमें जो विशिष्टता है वह उन मान्यताओं के कारण है जो क्या यहाँ पे होना चाहिए? संगीत होना चाहिए। संगीत के संबंध में हमारे पूर्वजों की भी भारत में संगीत क्षणिक आमोद प्रमोद या अमृत क्या हो चाहिए? आतृप्त होना चाहिए, ठीक है। आतृप्त तृष्णा की वस्तु न होकर समस्त ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है, आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है और मानव को ब्रह्म तक ले जाने वाला मार्ग है। संगीत के इस स्वभाव और ध्येय को हमारे देश के लोगों ने हमारी सभ्यता के प्रारंभ में ही पहचान लिया था और संगीत का विकास इन्हीं आदर्शों के अनुकूल किया था। उन्होंने संगीत और जीवन में किसी प्रकार के दीवार न खड़ी की। यह कहना अनुचित न होगा कि उन्होंने संगीत को हमारे जीवन में इस प्रकार बुन दिया कि शताब्दियों के पश्चात भी वह उसका अविच्छिन्न अंग बना हुआ है। संसार में संभवतः ऐसा अन्य कोई देश नहीं है जहां संगीत इतने पुराने युग से जन जीवन में इतना व्याप्त हो जितना कि भारत में। भारतवासियों की अधिक संगीत प्रेमी होने के बाद का उल्लेख मेगास्थनीज भी कर गया है। 2री शताब्दी ईसा पूर्व में लिखे गए इंडिका नामक अपने ग्रंथ में एरियन मेगास्थनीज का यह कथन उद्धृत है कि सब जातियों की अपेक्षा भारतीय लोग संगीत के कहीं अधिक प्रेमी हैं। क्या हो जाएंगे? संगीत के कहीं अधिक प्रेमी। ये बात कौन कह रहा है? ये मेगास्थनीज की किताब इंडिका में लिखी गई, यानी ये बात मेगास्थनीज कह रहा है, ठीक है। मेगास्थनीज जानते हो, अगर आपने प्राचीन इतिहास पढ़ा तो आपको पता होगा कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। ये सेल्यूकस निकेटर का क्या था? राजदूत था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है कि सहस्त्रों वर्ष से हमारे घरेलू और सांसारिक जीवन में लगभग सभी काम किसी न किसी प्रकार के संगीत से प्रारंभ होते रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक यह संगीत हमारे साथ बना रहता है। जिस दिन बालक संस्कार में अपनी आंखें खोलता है उस दिन से ही संगीत से भी उसका परिचय हो जाता है। नामकरण, कर छेदन, विवाह आदि से तो संगीत होता ही है। ऐसा कोई तीज त्योहार नहीं होता, ऐसा कोई पर्व और संस्कार नहीं होता जिसमें संगीत ना हो। घर में ही क्यों, हमारे यहाँ खेत में और चौपाल में चक्की चलाने और धान कूटने के समय भी संगीत चलता ही रहता है। यह हमारे जनजीवन के उल्लास को प्रकट करने का तो प्रभावी साधन है ही, साथ ही साथ उसको गतिमान बनाने का भी प्रबल अस्त्र है। संगीत रचनात्मक कार्यों में अग्रसर होने की सामूहिक स्फूर्ति और प्रेरणा प्रदान करता है और वह सामूहिक शक्ति देता है जो हमारे उन कार्यों को करने की योग्य बना देती है जो अकेले या समूह में संगीत की प्रेरणा के बिना ना कर पाते हैं। थोड़ा सा बड़ा होगा गद्यांश, लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न ऐसे ही आते हैं, ये प्रश्न ऐसे ही आते तो प्रैक्टिस भी उतना ही बड़ा करना चाहिए। अब छोटे छोटे करवा दें और जल्दी जल्दी टिक कर ले जाओ तो वहां जाके बड़ा आ गया तो प्रैक्टिस काहे की, किस बात की प्रैक्टिस ना। तो चलिए पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि गद्यांश के लिए एक उपयुक्त शीर्षक चुनिए।
ऑप्शन ए हो जाएगा सांसारिक जीवन, ऑप्शन बी मान्यताएं, ऑप्शन सी स्मृति और प्रेरणा, ऑप्शन डी संगीत का महत्व, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। मुझे नहीं लगता जो बच्चा ध्यान से गद्यांश को पढ़ा है या हमने जो सुनाया है उसको सुना है, ठीक है, तो उसका उत्तर एकदम सही आने वाला है। वे बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे संगीत का महत्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संगीत में अन्य देशों के संगीतों की अपेक्षा क्या क्या विशेषताएं हैं, तो करेक्ट आंसर बताएंगे ऑप्शन ए ब्रह्मांड से ऐक्य का आभास है, ऑप्शन बी आनंद प्रदान करने वाली आध्यात्मिक साधना है, ऑप्शन सी मानव को ब्रह्म वक्र से जाने वाला मार्ग है, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे ये सभी विकल्प, यानी ये तीनों ही विकल्प सही है, इसीलिए ऑप्शन डी यहाँ पर फिर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, देखेंगे कि भारतीयों की संगीत प्रियता का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में किया गया है। ये आंसर सभी का आना चाहिए, बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसको हम कह सकते हैं। ऑप्शन ए देखेंगे संजीविका ग्रंथ, ऑप्शन बी चरक संहिता, ऑप्शन सी इंडिका ग्रंथ, ऑप्शन डी महाभारत, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा तीसरे प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन सी। सभी लोग तुरंत आंसर करेंगे, कॉमेंट में हम देख रहे हैं सभी का आंसर आना चाहिए कि इंडिका किसने लिखा है। अभी मैंने बताया था, अभी गद्यांश पढ़ा था तो उस पर चर्चा हुई थी ना, इंडिका पुस्तक किसका है, यानी इंडिका ग्रंथ किसका है, बताएंगे, बहुत ही सुंदर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या कहेंगे मेगास्थनीज कहेंगे, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, चौथा प्रश्न है कि भारतीयों के दिन प्रतिदिन के, यहाँ दिन होगा, ठीक है, के कार्यों में संगीत की भूमिका का उदाहरण क्या लिखा होना चाहिए, उदाहरण होना चाहिए, उदाहरण है। तो ऑप्शन ए खेतों में संगीत चलाना, ऑप्शन बी चौपालों में संगीत चलाना, ऑप्शन सी चक्की चलाने और धान कूटने के समय संगीत चलना, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका भी आंसर गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और ये सारे प्रश्न सही करिए, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संगीत मानव को छाह तक ले जाने वाला मार्ग है। कथन यहाँ होना चाहिए, कथन का आशय क्या है, टाइपिंग मिस्टेक चल रही है ना। पांचवें का उत्तर बताएंगे, ऑप्शन ए यह व्यक्ति को समाधिस्थ होने से सहायता करता है, ऑप्शन बी भारतीय संगीत समस्त विश्व व मानवता से एकात्मकता का संबंध स्थापित करता है, ऑप्शन सी संगीत के द्वारा मनोरंजन ही नहीं अपितु आध्यात्मिक साधना द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऑप्शन डी विकल्प बी और सी सही है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा, पांचवें का उत्तर भी डी ऑप्शन हो जाएगा, क्या कहेंगे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, 5 प्रश्न हो गए, कितने प्रश्न हो गए टोटल, हमने 5 प्रश्नों को देख लिया है, 5 प्रश्नों को बच्चों हमने देख लिया है। आगे देखेंगे, आगे हम गद्यांशों को पढ़ेंगे, ठीक है, आगे हम क्या देखने वाले, गद्यांश को देखने वाले। हमने क्या बोला था, क्लास में हम 2 गद्यांश करेंगे, यानी गद्यांश पर आधारित 10 प्रश्न हो जाएंगे और 5 प्रश्न व्याकरण के, यानी हर क्लास में हम 15 प्रश्न देखेंगे और इतने ही प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। तो यहाँ गद्यांश को सुनिएगा कि हिंदुस्तान बहुभाषी देश है, इस देश पर विदेशी भाषा के बढ़ते हुए प्रभुत्व और महत्व को देखते हुए विनोबा जी ने कहा कि अंग्रेजी दुनिया के लिए एक खिड़की है, घर में केवल एक खिड़की रखेंगे तो सर्वांग विश्व दर्शन नहीं होगा, कम से कम आपको 7 खिड़कियां रखनी चाहिए, यानी कि इंग्लिश यहाँ होना चाहिए, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, ये 4 यूरोपीय की, चीनी और जापानी में 2 पूर्व की और 1 अरबी, ईरान से लेकर सीरिया तक का जो विस्तार है उसके लिए इस तरह 7 खिड़की रखेंगे तो दुनिया का सही दर्शन होगा, अन्यथा एकांगी दर्शन से अंग्रेजी भाषा के अधीन हो जाएंगे। बिल्कुल बहुत बढ़िया बात कही थी कि मतलब सभी तरफ जो भारत की जितने दिशाएं हैं, वहाँ के जितने भी भाषा उनको भी अपनाना चाहिए, जिससे हमको सब देशों के बारे में पता चले। आगे क्या है कि हिंदी जिसे सरहपा अमीर खुसरो से लेकर भारतीय युग वक सिंचित और पोषित कर विकसित किया गया है और गांधी जी जैसी हस्तियों की ओर से जातीय स्वाभिमान और साझी संस्कृति का वाहक बनाया गया, परंतु लॉर्ड मैकाले ने हिंदुस्तान में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी क्या है, अंग्रेजी आगे क्या है,
अंग्रेजी भाषा रखकर एक ऐसा नौकर वर्ग चाहा जो जन्म रक्त रंग से भले हिंदुस्तानी हो, परंतु रुचि भाषा विचार और भावना से अंग्रेजी से प्रभावित थे। परिणाम यह आया कि ब्रिटिश हुकूमत के समय ऐसी नौकरशाही अस्तित्व में आई जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त हिंदुस्तानी युवा वर्ग जो शासक और प्रजा के बीच रहकर समझाने का कार्य करते रहे। धीरे धीरे हिंदुस्तान में अंग्रेजी का प्रभाव व्यापक रूप से लक्षित होने लगा। आज हिंदी भाषा और भारतीय भाषाएं हाशिए पर और हीनता बोध से ग्रस्त होती जा रही हैं, परंतु विनोबा जी के चिंतन में स्पष्ट दर्शन था कि अंग्रेजी भाषा चाहे कितनी समर्थ क्यों न हो, परंतु हिंदी विचार तो हिंदी भाषा से अधिक अच्छी तरह कैसे व्यक्त कर सकेगी। अच्छा, बात तो सही कहा था, लेकिन मुझे बात नहीं सुनना, मुझे गद्यांश के उत्तर को देखना है। अब चलिए प्रश्नों की ओर। ठीक है, प्रश्न का उत्तर दीजिएगा कि बहुभाषी वेश से आपका क्या अभिप्राय है। सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यूपी SSC पेट को एग्जाम के पैटर्न पर आधारित हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। तो पहले प्रश्न का उत्तर बताइएगा। ऑप्शन ए है अनेक प्रकार के भाषाएं बोली लिखी और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन बी जहां देसी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन सी जहां केवल विदेशी भाषाएं बोली और पढ़ी जाती हैं। ऑप्शन डी जहां अनेक भाषाओं में राजकीय काम होता है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, गलती हो सकती है इसमें। बहुत ही सुंदर। जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है, एकदम सही है। हम कमेंट को देख रहे हैं, समझ में आ रहा है। जिनका ए आ रहा है बहुत ही बढ़िया, ठीक है, बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न देखेंगे कि सर्वांग विश्व दर्शन से आप क्या समझते हैं। ऑप्शन ए विश्व में चुने हुए देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन बी केवल बड़े देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन सी विश्व के शक्तिशाली देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन डी विश्व के अनेक देशों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। ऑप्शन ई क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्वांग विश्व दर्शन क्या होना चाहिए, सर्वांग विश्व दर्शन क्या होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, पहला वाला गद्यांश हम सरल बोल सकते हैं, दूसरा वाला हम सरल नहीं कहेंगे, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। आगे है विनोबा जी। यहाँ क्या होना चाहिए था, विनोबा जी। ठीक है, यहाँ क्या होना चाहिए था बच्चा, हाँ कर देते हैं इसको, बस ठीक है। विनोबा जी एकांगी दर्शन के पक्ष में क्यों नहीं थे। ऑप्शन ए क्योंकि विश्व को विस्तृत रूप से समझना कठिन हो जाएगा। ऑप्शन बी क्योंकि कहीं देश की किसी एक भाषा संस्कृति और सभ्यता के अधीन न हो जाए। ऑप्शन सी क्योंकि देश कई भाषाओं के अधीनता से कहीं मुक्त न हो जाए। ऑप्शन डी ए और बी दोनों विकल्प। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। बिल्कुल सभी की नजरें ऑप्शन डी पर होगी, क्योंकि ए और बी लिखा है ना। बताइए बात सही है कि नहीं, ए और बी की वजह से ही आंसर कर रहे हो। हाँ पता है, मानसिकता पता है ना, क्योंकि दिमाग वहीं जाएगा। ए बी लगभग सही ही होगा, तभी लिखा हुआ है। वेरी गुड। अगला प्रश्न क्या है, 4 नंबर देखेंगे कि आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदी साझी संस्कृति की वाहक है। ऑप्शन ए क्योंकि सरहपा, अमीर खुसरो, भारतेंदु, महात्मा गांधी जैसी विभूतियों ने योगदान दिया है। ऑप्शन बी क्योंकि एक ही धर्म की विभूतियों ने योगदान दिया है। ऑप्शन सी क्योंकि सभी धर्म, जातियों और संस्कृतियों का योगदान है। ऑप्शन डी ए और सी विकल्प सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताइएगा। चौथे का करेक्ट आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग प्लीज क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। प्रश्न नंबर 5 क्या है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा के पीछे किसकी भावना नहीं थी। ऑप्शन ए लॉर्ड इरविन। ऑप्शन बी मैकाले। ऑप्शन सी डफरिन, यहाँ क्या होना चाहिए था, डफरिन। ऑप्शन डी लुटबिन्स। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मैकाले। कौन हो जाएगा, तो कहेंगे मैकाले हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स क्लास कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसी भी लगी हो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि हम डेली प्रैक्टिस सेट
करवाएंगे आपकी हिंदी की। और टाइम याद रखिएगा 8 बजे, 8 PM पर क्लास होगी अर्पिता मैम की, ठीक है। बाकी भी सब्जेक्ट आप देख सकते हैं, जैसे कि करंट अफेयर भी होगी, रीजनिंग होगी, और अंग्रेजी भी पेट में पूछी जाती है, अंग्रेजी भी पेट में आती है, और सामान्य ज्ञान। तो इस चीज़ों को आप लोग जरूर देखिए। और लाइव क्लासों का शेड्यूल देख लीजिए कितने बजे क्लास होगी। तो मिलते हैं कल की क्लास में। आज की क्लास कैसी लगी सभी लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ में क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी SSSC पेट एग्ज़ाम, जो कि हम नवोधार बैच को कवर कर रहे हैं। आपको बता दूं कि आज की क्लास में हिंदी व्याकरण का प्रैक्टिस सेट 2 होगा। हमने प्रैक्टिस सेट 1 को कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिए। तो आपको बता दूं कि ये हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, आपको पूरी तैयारी यूपी SSSC पेट की करवा रहे हैं। तो आप सभी लोग टाइम का शेड्यूल देख लीजिए, कितने बजे कौन सी क्लास होगी, ये आप लोग जुड़ जाइए। और एक बात बहुत ही ज़रूरी है कि शाम 8 बजे यानी 8 बजे 8 PM पर अर्पिता मैम की हिंदी व्याकरण की क्लास होती है। ये बात इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जुड़ना नहीं भूलिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए। हम यहाँ पे करने वाले हैं 10 प्रश्न गद्यांश के और 5 प्रश्न व्याकरण के, टोटल 15 प्रश्न, जैसे कि एग्जाम में आते हैं, ठीक है। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ एग्जाम के प्रैक्टिस से आराम से होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पौ प्लस अन ऑप्शन बी, पौ प्लस अन ऑप्शन सी, पौ प्लस अन ऑप्शन डी, पा प्लस वन। तो जो भी करेक्ट आंसर है सभी लोग बताएंगे, और साथ में ये भी बताइए कि कौन सी संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, ऑप्शन बी कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे संधि कौन सी होगी, तो कहेंगे अयादि संधि। कौन सी संधि होगी, तो अयादि संधि। कल की क्लास में हमने देखा था कि अयादि संधि किसका भाग है। तो हमने कल क्या बताया था कि संधि 3 प्रकार की होती है। बात को सुनिएगा, संधि 3 प्रकार की होती है। एक होती है स्वर संधि, फिर होती है व्यंजन संधि, उसके बाद विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि होती है ये इसके 5 भाग, इसके कितने भाग, 5 भाग। तो 5 भाग में यानी कि जो अयादि संधि है ये किसका भाग है, तो ये स्वर संधि का भाग है। चलिए अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, आंसर करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि स्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। आपको यहाँ विलोम शब्द बताना है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए देखेंगे चंचल, ऑप्शन बी चेतन, ऑप्शन सी जंगम, ऑप्शन डी स्थिर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। स्थावर का क्या हो जाएगा, स्थावर का जंगम हो जाएगा। जैसे स्थावर का अर्थ जो एक जगह स्थिर हो। बात करेंगे स्थावर का मतलब क्या होता है, जो एक जगह स्थिर हो, एक जगह स्थिर हो। ये बात भी याद रखिएगा, क्योंकि हिंदी में ऐसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं। जो एक जगह स्थिर रहे वो स्थावर, वो क्या हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। जंगम का अर्थ क्या होता है, जो गतिमान हो, जो चलता हो, जो गतिमान हो, वो क्या हो जाएगा, जंगम। तो बिल्कुल भी सही आंसर हो जाएगा जंगम। अगला प्रश्न क्या है कि सारंग शब्द निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची है। आंसर करेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा हिरण, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी कमल, ऑप्शन डी हाथी। तो करेक्ट आंसर बताएंगे सारंग क्या है, पर्यायवाची तो है, ये अनेकार्थी शब्द भी है। क्या है, अनेकार्थी शब्द है, जो मुख्य रूप से हिरण, मोर, सिंह और भौरा के लिए प्रयोग किया जाता है। दिए गए विकल्पों में क्या उत्तर हो जाएगा, यहाँ क्या आंसर हो जाएगा सारंग का, तो कहेंगे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट उत्तर, हिरण। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 1 मिनट देखते हैं जरा सा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, तीसरे का करेक्ट आंसर सभी लोग बताएंगे, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही सुंदर, कमेंट करते रहिए, कमेंट सभी का आना चाहिए। अगला प्रश्न क्या है
कि जिसका इलाज ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए असाध्य, ऑप्शन बी दुसाध्य, ऑप्शन सी क्लिष्ट, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? असीम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे का? कहेंगे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए असाध्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में 5 ही प्रश्न व्याकरण से आएंगे, 5 प्रश्न व्याकरण से आएंगे और 5-5 के 2 गद्यांश होंगे। ठीक है, तो 5 प्रश्न क्या हो जाएगा? बीजक। 5वां प्रश्न क्या है? बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ये रचनाओं का संग्रह है, आपको बताना है कि किन रचनाओं का संग्रह है। चलिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बीजक कबीरदास जी के रचनाओं का संग्रह है। तो बीजक के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? बीजक के अंदर कौन कौन सी चीजें आएंगी, यानी कौन कौन सी चीजें समावेश है? तो याद रखिएगा, साखी 9th क्लास, जो यूपी बोर्ड 9th क्लास से पढ़े हैं बच्चे, वहाँ पर हिंदी की बुक में आता है साखी शब्द रमैनी, है ना? याद है? साखी शब्द रमैनी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अब प्रश्न तो 5 ही थे, अब हम करेंगे गद्यांश आधारित प्रश्नों को। तो सबसे पहले आराम से बहुत मन लगा के गद्यांशों को पढ़ेंगे। अगर आप पूरे मन से गद्यांश को पढ़ते हैं तो 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, 5 प्रश्न आपके कहीं नहीं जाने वाले। तो शुरू करते हैं कि इस सृष्टि का सिरमौर है मनुष्य विधाता की कारीगरी का सर्वोत्तम नमूना, मानव को ब्रह्मांड का लघु रूप मानकर भारतीय दार्शनिकों ने यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे की कल्पना की थी। उनकी यह कल्पना मात्र कल्पना नहीं थी, क्योंकि मानव मन में जो विचार के रूप में घटित होता है उसी का कृति रूप ही तो सृष्टि है। परंतु वैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाए तो मानव शरीर की एक जटिल यंत्र से उपमा दी जा सकती है। जिस प्रकार यंत्र के एक पुर्जे में दोष आ जाने पर यंत्र गड़बड़ा जाता है, उसी प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अवयवों में से यदि कोई एक अवयव भी बिगड़ जाता तो उसका प्रभाव पूरे शरीर पर पड़ता है। इतना ही नहीं, गुर्द जैसे कोमल एवं नाजुक हिस्से के खराब हो जाने से यह गतिशील यंत्र एकाएक अवरुद्ध हो सकता है और व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। एक अंग विकृत होने पर सारा शरीर दंडित हो कालकवलित हो जाए, यह विचारणीय है। ठीक है, आगे क्या है कि यदि किसी यंत्र के पुर्जे को बदलकर उसके स्थान पर नया पुर्जा लगाकर यंत्र को पूर्ववत सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से क्रियाशील बनाया जा सकता है, तो शरीर का विकृत अंग के स्थान पर नव्य निरामय अंग लगाकर शरीर को स्वस्थ और सामान्य क्यों नहीं बनाया जा सकता। शल्य चिकित्सकों ने इस दायित्वपूर्ण चुनौती को स्वीकार किया था। निरंतर अध्यावसायपूर्ण साधना के अंतर अंग प्रत्यारोपण के क्षेत्र में सफलता प्राप्त की। अंग प्रत्यारोपण का उद्देश्य है कि मनुष्य दीर्घायु प्राप्त कर सके। यहाँ यह भी ध्यातव्य है कि मानव शरीर हर किसी के अंग को उसी प्रकार स्वीकार नहीं करता जिस प्रकार हर किसी का रक्त उसी स्वीकार्य नहीं होती। रोगी को रक्त देने से पूर्व रक्त वर्ग होता है ना, सभी जानते हैं, ब्लड ग्रुप AB, और क्या होता है AB और AB बोलने से समझिएगा, A होता है और क्या होता है B होता है। फिर हम क्या कह रहे थे, A और B दोनों को बोल रहे थे ना, और O बोल देते, समझ में आए? बस ये क्या है, ये रक्त वर्ग है। परीक्षण अत्यावश्यक है। इसके साथ ही अंग प्रत्यारोपण से पूर्व ऊतक परीक्षण भी अनिवार्य है। आज का शल्य चिकित्सक गुर्द, यकृत, आंत, फेफड़े और हृदय का प्रत्यारोपण सफलतापूर्वक कर रहा है। साधन संपन्न चिकित्सालयों में मस्तिष्क के अवरिक्त शरीर के प्राय सभी अंगों का प्रत्यारोपण संभव हो गया है। कौन जाने कल हम जीता जागवा मनुष्य की प्रयोगशाला बन सके। अब हम देखेंगे प्रश्नों को। अब प्रश्न आ गए हैं, गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक बताना है। क्या है? गद्यांश को पढ़कर उचित शीर्षक बताना है। ऑप्शन ए हो जाएगा चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण, ऑप्शन बी प्रयोगशालाओं की उपयोगिता, ऑप्शन सी मानव रक्त की जरूरत, ऑप्शन डी मानव शरीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही
बढ़िया आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिकित्सा और अंग प्रत्यारोपण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बच्चा क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। क्या करना है आपको? सब्सक्राइब। बहुत लंबी क्लास नहीं होगी, लेकिन हाँ आपकी हिंदी की प्रैक्टिस सेट जरूर होगी। आगे देखेंगे दूसरा प्रश्न कि सृष्टि का लघु रूप किसे कहा गया है? ऑप्शन ए चिकित्सा को, ऑप्शन बी मानव को, ऑप्शन सी शल्य चिकित्सक को, ऑप्शन डी विज्ञान को। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे मानव को। किसे? मानव को। यहाँ मानव होना चाहिए, मानव को कहा गया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि अंग प्रत्यारोपण के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। अब देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं, कथन और कारण हिंदी में भी बताइए, गद्यांश में भी आ गया, तो प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहां गलत नहीं हो जाएगा। आता हुआ यानी बहुत सरल क्वेश्चन। चलिए कथन पहले पढ़ेंगे कि शल्य चिकित्सकों ने अंग प्रत्यारोपण करके सफलता प्राप्त की। कारण क्या था? क्योंकि उन्होंने मनुष्य को दीर्घायु बनाने के लिए निरंतर साधना की। अब देखते हैं ऑप्शन ए कथन और कारण दोनों असत्य हैं, ऑप्शन बी कथन और कारण दोनों सत्य हैं, ऑप्शन सी कथन सत्य है पर कारण असत्य है, ऑप्शन डी कथन असत्य है पर कारण सत्य है। तो क्या कहेंगे? बहुत ही बढ़िया, कहेंगे ऑप्शन बी दोनों ही सत्य हैं। क्या है? दोनों ही सत्य हैं, कथन और कारक दोनों ही सत्य हैं। अगला प्रश्न आता है कि सृष्टि किसे कहा गया है? ऑप्शन ए मानव की कल्पित विचारधारा का संसार, ऑप्शन बी मानव मन में विचारों के स्वरूप। क्या है? स्वरूप में घटित होने की कृति रूप, ऑप्शन सी मानव की बुद्धि से उपजी एक कपोल कल्पित विचारधारा, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प सही हैं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? आज ये सभी विकल्प सही है, नहीं सही होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रत्यारोपण में उपसर्ग बताइए। तो जो शब्द के पहले जुड़ते हैं उन्हें उपसर्ग, इतना बात याद रखिए, जो पहले जुड़ेंगे उपसर्ग और जो बाद में जुड़ते हैं वो प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ क्या बोला गया? प्रत्यारोपण उपसर्ग यानी पहले जुड़ेगा, तो क्या जुड़ा होगा बताएंगे। पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा? बी प्रति जुड़ा है। क्या जुड़ा है? प्रति। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। देखिए गद्यांश आधारित मैंने एक गद्यांश देखा और 5 प्रश्नों को देख लिया। अब बारी है दूसरे गद्यांश को पढ़ने की। ठीक है, ये गद्यांश क्या है कि यह सत्य है कि दोनों पक्षों के वीर इस युद्ध को धर्म युद्ध मानकर लड़ रहे थे, किंतु धर्म पर दोनों में से कोई भी अडिग नहीं रह सका। लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, किंतु हम कुमार्ग पर पांव नहीं रखेंगे। इस निष्ठा की अवहेलना दोनों ओर से हुई और दोनों पक्षों के सामने साध्य प्रमुख और साधन गौड़ हो गया। अभिमन्यु की हत्या पाप से की गई तो भीष्म, द्रोण, भृशर्वा और स्वयं दुर्योधन का वध भी धर्म सम्मत नहीं कहा जा सकता। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण विद्यमान हो, उस युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं हो सके। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कभी भी धर्म के पथ पर रहकर लड़ा नहीं जा सकता। हिंसा आदि भी अधर्म है, मध्य भी अधर्म है और अंत भी अधर्म है। जिसकी आंखों पर लोभ की पट्टी नहीं बंधी, जो क्रोध और आवेश अथवा स्वार्थ में अपने कर्तव्य को भूल नहीं गया, जिसकी आंख साधना की अनिवार्यता से हटकर साध्य पर ही केंद्रित नहीं हो गई, वह युद्ध जैसे मलिन कर्म में भी कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। युद्ध में प्रवृत्त होना ही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने रागों का दास बन गया, और फिर जो रागों की दासता करता है वह उनका नियंत्रण कैसे करेगा। अगर यह कहिए कि विजय के लिए युद्ध आवश्यक भी है, तो विजय को मैं कोई बड़ा ध्येय नहीं मानता। जिस ध्येय की प्राप्ति धर्म के मार्ग से नहीं की जा सकती, वह या तो बड़ा ध्येय नहीं है, अथवा अगर है तो फिर उसे पाप के मार्ग से पाने का प्रयास व्यर्थ है। संग्राम के कोलाहल में चाहे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा हो, किंतु आज मैं अपनी आत्मा की इस पुकार को स्पष्ट सुन रहा हूँ कि युधिष्ठिर, तुम जो चाहते थे वह वस्तु तुम्हें नहीं मिली। संग्राम तो जैसे तैसे समाप्त हो गया, किंतु उससे देश भर में हिंसा की जो मानसिकता फैली उसका क्या होगा? क्या लोग हिंसा के
खेल को दोहराते जाएंगे अथवा यह विचार कर शांति से काम लेंगे कि शत्रुओं का भी मस्तक उतारना बर्बरता और कंगालीपन का काम है। ठीक है, खंगालीपन का। चलिए, तो ये क्या था, गद्यांश था। तो अगर आपने ध्यान से सुना है या क्लास को रोक कर पढ़ा है तो आप लोग आंसर जरूर देंगे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स लाइव देख रहे हैं, तैयारी करने वाले यूपी SSC पेट के अभ्यर्थी, वो जो हमने पढ़ा अभी तक वो आपने सुना होगा, है कि नहीं। और जिन्होंने रिकॉर्डेड जो देख रहे हैं बच्चे, लाइव नहीं देख रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो वीडियो को रोक कर पढ़ के भी देख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि हम पढ़े या आप पढ़ें, बस आंसर सही होना चाहिए। तो चलिए, पहले प्रश्न का उत्तर क्या है, गद्यांश को पढ़कर एक उचित शीर्षक बताइए। ऑप्शन ए धर्म युद्ध, ऑप्शन बी बर्बरता, है ना, ऑप्शन बी बर्बरता, ऑप्शन सी महासंग्राम, ऑप्शन डी हिंसा। तो पहले प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे धर्म युद्ध। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। शीर्षक क्या होता है, जैसे कि हम चैप्टर का नाम रखते हैं, चैप्टर का नाम जैसे क्या रख दिए, मंत्र, मुंशी प्रेमचंद की क्या है, मंत्र है, और महादेवी वर्मा की गिल्लू है। तो ये सब शीर्षक है ना, ये सब क्या शीर्षक। तो ऐसे गद्यांश पढ़ के आपको क्या लग रहा है कि कौन सा जो है चैप्टर का नाम होना चाहिए, तो धर्म युद्ध होना चाहिए। बात समझ में आई। अगला देखेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है कि कौरव पांडव युद्ध को क्या मानकर लड़ रहे थे। ऑप्शन ए वीरता का युद्ध, ऑप्शन बी बर्बरता का युद्ध, ऑप्शन सी सुनियोजित अधर्म का युद्ध, ऑप्शन डी धर्म युद्ध। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, धर्म युद्ध। क्या हो जाएगा, धर्म युद्ध, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध में किस निष्ठा की अवहेलना दोनों पक्षों कौरवों व पांडवों की ओर से हुई थी। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन ए धर्म पर अडिग रहेंगे, ऑप्शन बी कुमार्ग पर पांव नहीं रखेंगे, ऑप्शन सी हिंसा नहीं अपनाएंगे, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी दोनों सही है। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात को याद रखना है। अगला प्रश्न क्या है, बात करेंगे प्रश्न नंबर चौथे की कि युद्ध को कौन सा कर्म माना गया है। ऑप्शन ए पवित्र कर्म, क्या यहाँ कर्म होना चाहिए, टाइपिंग वाले भी मिस्टेक कर देते हैं। चलिए देखेंगे, ऑप्शन बी मलिन कर्म, ऑप्शन सी हिंसक कर्म, ऑप्शन डी पूर्व नियोजित कर्म। तो चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मलिन कर्म। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी मलिन कर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, युद्ध, क्या है यहाँ पर, युद्ध है। युद्ध को मलिन कर्म किस लिए माना गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ, युद्ध को मलिन कर्म किस लिए माना गया। यहाँ युद्ध कर लीजिए थोड़ा सा, युद्ध। ऑप्शन ए देखेंगे, क्योंकि हार तुच्छ योद्धाओं की होती है, ऑप्शन बी क्योंकि निकृष्ट योद्धाओं को ही मारा जाता है, ऑप्शन सी क्योंकि वीरतापूर्ण कार्यों का प्रदर्शन होता है, कार्यों का, यहाँ क्या होना चाहिए, कार्यों का। ठीक है, ऑप्शन डी क्योंकि अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, कहेंगे ऑप्शन डी क्योंकि अधर्म और स्वार्थ का बोलबाला होता है। तो हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ दो गद्यांश देखे जहाँ पर 10 प्रश्न हुए। कितने क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन को देखा, और हमने 5 क्वेश्चन को व्याकरण के देख लिए, टोटल 15 प्रश्न। यही 15 प्रश्न हिंदी से संबंधित आपके एग्जाम में आएगा। इतने ही 15 प्रश्न आएंगे। लंबी मैराथन करने से अच्छा डेली प्रैक्टिस सेट करिए छोटी सी क्लास में, और जैसे पेपर जैसा एकदम प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। ठीक है, आज हमारी दूसरी प्रैक्टिस सेट थी, और आपको बता दें फिर से कि क्लास की टाइमिंग क्या है, शाम 8 बजे। 8 बजे आ जाइए। हिंदी अर्पिता मैम, सामान्य हिंदी और व्याकरण अपठित गद्यांश, जो कि आपका यूपी SSC पेट का सिलेबस है। ठीक है, हम सिलेबस के अनुसार चलेंगे, बाकी टीचर्स भी पढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए आपको क्या पढ़ना है, किस टाइम पढ़ना है, लाइव लेना है, रिकॉर्डेड लेना है, ये भी आप देख लीजिए। क्लासें तो होंगी ही। तो ये हमारा नवोदय बैच है जिसमें हम यूपी SSC पेट 2026 की तैयारी करवा रहे हैं। हमसे जरूर जुड़िए, और सभी बच्चे क्लास को देखिए, जिनके रिश्तेदार या फ्रेंड्स या कोई भी बच्चा यूपी SSC पेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, क्लास को शेयर कर दीजिए। और बहुत ही ज़रूरी चीज़, क्लास को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट 3 में। धन्यवाद।
हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी SSC पेट 2026 के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। यहाँ हम कवर करवाने वाले हिंदी व्याकरण को, जहाँ पर आपकी 15 नंबर की तैयारी होगी, यानी कि 10 नंबर का गद्यांश, 2 गद्यांश आते हैं 10 नंबर का, और 5 नंबर व्याकरण का। तो आपको बता दें कि हमारे टीचर्स हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। ये सब्जेक्ट कितने बजे, इनकी टाइमिंग क्या है, तो आप लोग शेड्यूल देख सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी चीज़ कि 8 बजे, शाम 8 बजे हिंदी की क्लास होती है, आप लोग ज़रूर देखिएगा और क्लास में जुड़ जाइए। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा, अगर आपको आंसर आ रहा है तो आंसर सभी लोग करेंगे। तो प्रश्न क्या है कि देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि है, बताएंगे। देवेंद्र शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, सभी लोग आंसर करेंगे। 1 मिनट जी, बताइएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा दीर्घ स्वर संधि, ऑप्शन बी यड़ स्वर संधि, ऑप्शन सी गुण स्वर संधि, ऑप्शन डी वृद्धि स्वर संधि। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे इनका संधि विच्छेद करके, तो यहाँ होगा देव प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा, देव प्लस इंद्र हो जाएगा इसका संधि विच्छेद। अगला प्रश्न क्या है कि प्रत्यक्ष शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए परोक्ष, ऑप्शन बी ओझल, ऑप्शन सी समक्ष, ऑप्शन सी द्रष्टव्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे प्रश्न का, तो कहेंगे परोक्ष। क्या हो जाएगा, तो कहेंगे परोक्ष शब्द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कुल और कूल संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरे का उत्तर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा। ऑप्शन ए वंश और किनारा, कुछ होता ही नहीं, किनारा होता है। ऑप्शन बी किनारा और वंश, ऑप्शन सी सब और संपूर्ण, ऑप्शन डी शीतल और गर्म, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा, यानी इनमें से कोई नहीं करेक्ट आंसर है। तो कुल का मतलब क्या हो गया, कुल का मतलब क्या हो जाएगा, तो कहेंगे कुल का मतलब तो वंश होता ही है। कुल का मतलब क्या होता है, वंश। और कुल का मतलब क्या होता है, कुल का मतलब होता है, बिल्कुल यहाँ ऑप्शन कुल का मतलब होता है किनारा नहीं होता, किनारा होता है। क्या होता है, किनारा। और यहाँ किनारा लिखा है इसीलिए क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशुद्ध। और बी ऑप्शन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्या हो जाएगा, 1 मिनट यहाँ किनारा कर देंगे। बी ऑप्शन में क्या हो गया, उल्टा हो गया। ए ऑप्शन सही होता, लेकिन ये किनारा थोड़ी ना होता, किनारा होता। बात समझ में आई कि नहीं, इसीलिए ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। ऑप्शन ए कपटी मित्र या ऊपर से मित्र अंदर से शत्रु, ऑप्शन बी ईश्वर भक्ति करना, ऑप्शन सी हिंसा करना, ऑप्शन डी राम नाम जाप करना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बताएंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, चौथे का। बहुत बढ़िया, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा कि कपटी मित्र या ऊपर से मित्र अंदर से क्या है, शत्रु। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे कि यामा काव्य संग्रह के लिए किस साहित्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यामा अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है। तो 5वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी क्या है, महादेवी वर्मा। क्या कहेंगे, महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, महादेवी वर्मा। अगला क्या आ जाएगा, अब यहाँ से देखेंगे क्या देखने वाले हैं हम, यहाँ से गद्यांश को। गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है, 5 नंबर की बात होती है, बोनस नंबर हम इसको कहेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से पढ़ लिया तो सारे नंबर आपके, है ना। तो चलिए देखते हैं गद्यांश को कि राष्ट्र केवल क्या है, ग्रामीण का टुकड़ा नहीं, ग्रामीण नहीं, यहाँ पर जमीन होना चाहिए था। ए भगवान, राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत होती है, जो हमें अपने पूर्वजों से परंपरा के रूप में प्राप्त होती है, जिसमें हम बड़े होते हैं, शिक्षा पाते हैं और सांस लेते हैं। हमारा अपना राष्ट्र कहलाता है। उसकी पराधीनता व्यक्ति की परतंत्रता की पहली सीढ़ी होती है। ऐसी ही
राष्ट्र की सीमाओं में जन्म होने वाले व्यक्ति का धर्म, जाति, भाषा या संप्रदाय कुछ भी हो, आपस में स्नेह होता है। स्वाभाविक है कि राष्ट्र के लिए जीना और काम करना, उसकी स्वतंत्रता तथा विकास के लिए काम करने की भावना राष्ट्रीयता कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीयता कहलाती है। जब व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से धर्म, जाति, कुल आदि के आधार पर व्यवहार करता है तो उसकी दृष्टि संकुचित हो जाती है। राष्ट्रीयता के अनिवार्य शर्त हैं देश को प्राथमिकता, भले ही हमें स्वयं को मिटाना पड़े। महात्मा गांधी, तिलक किसे बोला जा रहा है? तो बाल गंगाधर तिलक को कहा जा रहा है। यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस आदि के कार्यों से पता चलता है कि राष्ट्रीयता की भावना के कारण उन्हें अनगिनत कष्ट उठाने पड़े, किंतु वे अपने निश्चय में अटल रहे। व्यक्ति को निजी अस्तित्व कायम रखने के लिए पारस्परिक सभी सीमाओं की बाधाओं को भुलाकर कार्य करना चाहिए, तभी उसकी नीतियां, रीतियां राष्ट्रीय कही जा सकती हैं। जब जब भारत में फूट पड़ी तब तब विदेशियों ने शासन किया, चाहे जातिगत भेदभाव हो या भाषागत। तीसरा व्यक्ति उससे लाभ उठाने का आवश्यक यंत्र करेगा। आज देश में अनेक प्रकार के आंदोलन चल रहे हैं। कहीं भाषा को लेकर संघर्ष हो रहा है तो कहीं धर्म या क्षेत्र के नाम पर लोगों को निकाला जा रहा है, जिसका परिणाम हमारे सामने है। आदमी अपने अहम से सिमटता जा रहा है, फलस्वरूप राष्ट्रीय बोध का अभाव परिलक्षित हो रहा है। आपको ध्यान से गद्यांश को पढ़ना है और इस पे आधारित 5 प्रश्न करना है। आपको बता दूं कि हम यहाँ पर 2 गद्यांश कराएंगे, जैसा कि यूपी ट्रिपल पेट एग्जाम में 2 ही गद्यांश पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ध्यान से सुना है तो आप आंसर जरूर करेंगे। पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक चुनिए। ऑप्शन ए राष्ट्रीय की भावना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय विभूतियां, ऑप्शन सी नीतियां, रीतियां, ऑप्शन डी भाषा का संघर्ष, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पहले का उत्तर क्या हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? ऑप्शन ए राष्ट्रीय की भावना। क्या हो जाएगा? राष्ट्रीयता की भावना। यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि आदमी किसमें सिमटता जा रहा है? बताएंगे आदमी किसमें सिमटता जा रहा है? तो ऑप्शन ए गौरव में, ऑप्शन बी स्वार्थ में, ऑप्शन सी अहम में, यहाँ अहम होना चाहिए, अहम में, ऑप्शन डी प्रकाश में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी अहम में। आदमी कहाँ सिमटता जा रहा है? तो अहम में। अभी जो है गद्यांश में था कि आदमी कहाँ सिमट रहा, तो अहम में सिमट रहा है। अगला प्रश्न 3 नंबर क्या है कि स्व को मिटाना क्यों आवश्यक है? स्व को मिटाना क्यों आवश्यक है? तो देखेंगे ऑप्शन ए को कि स्व से व्यक्ति की दृष्टि संकुचित होती है। क्या होती है? संकुचित होती है। ऑप्शन बी स्व रखने वाला राष्ट्र विकास नहीं कर सकता। ऑप्शन सी स्व को मिटाना देश की प्रगति में सहायक है। ऑप्शन डी ये सभी विकल्प सही हैं। तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सभी विकल्प क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्या है कि राष्ट्र केवल टाइपिंग कितना मिस्टेक है। चलिए देखते हैं। राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि क्या है? यहाँ होना चाहिए था बल्कि, क्या होना चाहिए था? बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत में है। का अर्थ बताइए। फिर से पढ़ेंगे कि राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा ही नहीं बल्कि हमारी संस्कृत विरासत भी है। का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए राष्ट्र केवल जमीन का टुकड़ा नहीं, ऑप्शन बी विवाह व्यक्तियों से बसा सांस्कृतिक तथा विचार क्षेत्र है, ऑप्शन सी जीवन मूल्य स्थापित करने का स्थल है, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का? कहेंगे ये सभी विकल्प। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि लेखक का राष्ट्रीयता से क्या आशय है। आपको बता दूं कि जो हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा उसका उत्तर आपको देना होगा। अभी ये
वाला नहीं, अगले गद्यांश जो हम दूसरा गद्यांश कराएंगे उसका लास्ट का उत्तर आप सभी लोग उत्तर कमेंट में देंगे, साथ में अपना नाम लिखेंगे, जिससे अगली क्लास में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो बताएंगे कि केवल ऑप्शन ए क्या है, केवल राष्ट्र के लिए जीना और काम करना। ऑप्शन बी, राष्ट्र की स्वतंत्रता व विकास के लिए काम करने की भावना न होना। ऑप्शन सी, राष्ट्र में रहकर मात्र स्वयं के लिए अच्छी प्रगति करना। ऑप्शन डी, राष्ट्र के प्रगतिवादी नीतियों का आलोचना करना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा करेक्ट उत्तर पांचवें का बताएंगे तो कहेंगे ऑप्शन ए, केवल राष्ट्र के लिए जीना और काम करना। यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन ए एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला गद्यांश देखेंगे बच्चों कि गद्यांश को पहले ध्यान से पढ़ना है। जो पांच प्रश्न होंगे ना वो बस आपके नंबर होंगे, बस गद्यांश पे फोकस करना है, ठीक है। चलिए सुनिएगा कि हमारे देश ने आलोक और अंधकार के अनेक युग पार किए, परंतु अपने सांस्कृतिक उत्तराधिकारी के प्रति वह नितांत सावधान रहा। उसमें अनेक विचारधाराएं समाहित हो गईं, अनेक मान्यताओं ने स्थान पाया, पर उसका व्यक्तित्व सार्वभौम होकर भी उसी का रहा। उसके अंतर्गत आलोक ने उसकी वाणी के हर स्वर को उसी प्रकार उद्भासित कर दिया, जैसे आलोक हर तरंग पर प्रतिबिंबित होकर उसे आलोक की रेखा बना देता है। एक ही उत्स से जल पाने वाले नदियों के समान भारतीय भाषाओं के बाह्य और आंतरिक रूपों में उत्सगत विशेषताओं का सीमित हो जाना ही स्वाभाविक होता है। कूप अपने अस्तित्व में भिन्न हो सकते हैं, परंतु धरती के तल का जल तो होगा, है ना, होगा। इसी से हमारे कूप अपने अस्तित्व से, दूसरी लाइन पढ़ दिया, कोई बात नहीं। इसी से हमारे चिंतन और भाव जगत में ऐसा कुछ नहीं जिसमें सब प्रदेशों के हृदय और बुद्धि का योगदान और सम्मान अधिकार नहीं है। आज हम एक स्वतंत्र राष्ट्र के स्थिति पर पा चुके हैं। राष्ट्र के अनिवार्य विशेषताओं में दो हमारे पास है, भौगोलिक अखंडता और सांस्कृतिक एकता, परंतु अब तक हम उस वाणी को प्राप्त नहीं कर सके जिसमें एक स्वतंत्र राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों के निकट अपना परिचय देता है। जहाँ तक बहुभाषी होने का प्रश्न है कि ऐसे देशों की संख्या कम नहीं जिनके भिन्न भागों में भिन्न भाषाओं की स्थिति पर उनकी अविच्छिन्न स्वतंत्रता की परंपरा ने उन्हें सम विषम स्वरों से एक राग रस लेने की क्षमता दे दी है। हमारे देश की कथा कुछ दूसरी है। हमारी स्वतंत्रता आंधी तूफान के समान नहीं आई, जिसका आकस्मिक संपर्क तीव्र अनुभूति से अस्तित्व को कंपित कर देता है। वह तो रोग के कीटाणु लाने वाले मंद समीर के समान सांस में समाकर शरीर में व्याप्त हो गई है। हमने अपने संपूर्ण अस्तित्व से उसके भार के दुर्वह नहीं अनुभव किए, और हमें यह ऐतिहासिक सत्य भी विस्मृत हो गया है कि कोई भी विजेता विजित कर राजनीति प्रभुत्व पाकर ही संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना राजनीतिक विजय न पूर्ण है न स्थायी। घटनाएं संस्कारों में चिर जीवन पाती हैं, और संस्कार के अच्छे वाहक शिक्षा, साहित्य, कला आदि। ये आपका गद्यांश हुआ। इस पे अरे अभी और है, चलिए ठीक है, एक पेज और है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन आप ये ना सोचिए कि हम लेकर आए हैं। ये आपका कहीं ना कहीं पीवाईक्यू गद्यांश ऐसे आ चुके हैं एग्जाम में, ठीक है। और क्या होता है ना, जब कमेंट देखने की इतनी आदत नहीं, जब देखने लगो तो थोड़ा ना थोड़ा जो है माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, उस कमेंट पढ़ने लगो और इधर गद्यांश पढ़ने में, तो इसीलिए हम कमेंट देखते ही नहीं है। बस जब हम क्लास कर लेते हैं उसके बाद हम कमेंट को देखते हैं कि क्या क्या कमेंट हैं। तो देखेंगे कि दीर्घकाल, यहाँ क्या होना चाहिए, दीर्घकाल से विदेशी भाषा हमारे विचार विनिमय और शिक्षा का माध्यम ही नहीं रही, वह हमारे विद्वान और सांस्कृतिक होने का प्रमाण भी मानी जाती रही। ऐसी स्थिति में यदि हम में से अनेक उसके भाव में जीवित रहने की कल्पना से सिर उठते हैं तो आश्चर्य की बात नहीं, पर लोग की स्थिति को स्थायी मानकर तो चिकित्सा संभव नहीं होती। राष्ट्र जीवन की पूर्णता के लिए उसके मनोजगत को मुक्त करना होगा, और यह कार्य विशेष प्रयत्न साध्य है, क्योंकि शरीर को बांधने वाली श्रृंखला में आत्मा को जकड़ने वाली श्रृंखला
श्रृंखला, यहाँ श्रृंखला होना चाहिए, श्रृंखला अधिक दृढ़ होती है। आज राष्ट्रभाषा की स्थिति के संबंध में विवाद नहीं, पर उसे प्रतिष्ठित करने के साधनों को लेकर ऐसी विवाद सरणा जागी है कि साध्य ही दूर से दूरतम होता जा रहा है। विवाद जब तर्क की सीधी रेखा पर चलता है तब निकट आ जाता है, पर लक्ष्य, यहाँ क्या होना चाहिए, लक्ष्य निकट आ जाता है, पर जब उसके मूल से आशंका, अविश्वास और अनिच्छा रहती है तब कहीं ना पहुंचा है उसका लक्ष्य बन जाता है। क्या होता है, लक्ष्य बन जाता है। तो अब देखेंगे प्रश्नों को, गद्यांश को आपने ध्यान से देखा, बारी है प्रश्नों की कि अवतरण का उचित शीर्षक क्या है, बताएंगे। अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो जाएगा, सभी लोग उत्तर देंगे। ऑप्शन ए अनेक युग, ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा की स्थिति, ऑप्शन सी अखंडता, ऑप्शन डी हो जाएगा विदेशी भाषा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी राष्ट्रीय भाषा की स्थिति। क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय भाषा की स्थिति। प्रश्न नंबर 2 हो जाएगा कि हमारा देश प्रमुख रूप से किसके प्रति सावधान रहा। ऑप्शन ए संपत्तियों के उत्तराधिकार, ऑप्शन बी सांस्कृतिक उत्तराधिकार, ऑप्शन सी स्वतंत्रता के उत्तराधिकार, ऑप्शन डी धार्मिक उत्तराधिकार। दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सांस्कृतिक उत्तराधिकार। अगला प्रश्न क्या है कि राष्ट्र की कौन सी अनिवार्य विशेषताएं हमारे पास है। ऑप्शन ए भौगोलिक अखंडता, ऑप्शन बी सांस्कृतिक एकता, ऑप्शन सी शैक्षणिक एकता, ऑप्शन डी विकल्प ए और बी, ए और खाने, ए और बी दोनों, यहाँ बी लगा देंगे। तो बताएंगे तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कौन मंद समीर की भांति सांस में समाकर शरीर में व्यास हो गई है। ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन ए विचारधारा, ऑप्शन बी कल्पना, ऑप्शन सी परतंत्रता होना चाहिए था, ऑप्शन डी अखंडता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन सी परतंत्रता। क्या कहेंगे, परतंत्रता करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि राजनीतिक विषय किसके बिना ना पूर्ण है ना स्थायी है। इसका उत्तर सभी लोग HW में देंगे, यानी कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन कमेंट करना है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है कि धार्मिक अनुष्ठान के बिना, ऑप्शन बी कानूनी दांव पेच के बिना, ऑप्शन सी सांस्कृतिक प्रभुत्व के बिना, ऑप्शन डी भौगोलिक नेतृत्व के बिना। जो भी करेक्ट आंसर होगा सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करेंगे। आपको बता दूं फिर से एक बार शेड्यूल देख लीजिए कि क्लासें 6 क्लास लाइव होती हैं और जो कि 8 PM पर हिंदी की क्लास होती हैं। आप लोग डेली जुड़ना नहीं भूलिएंगे, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, लेकिन जितना हो सके लाइव देखें। आपको बता दूँ कि ये हमारे टीचर्स हैं, आप इनसे पढ़िए और सब्जेक्ट जैसा कि हमने बता ही दिया है। तो मिलते हैं कल की क्लास में। प्रैक्टिस सेट, क्या आज प्रैक्टिस सेट कौन सा था, प्रैक्टिस सेट 3 था ना, अब हम 4 प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए और हाँ HW आंसर देना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द एग्जाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 4। आपको बता दूं कि ये UP SSC एग्ज़ाम में यानी जो पेट का एग्ज़ाम होगा उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम यहाँ पर 15 क्वेश्चन करवाएंगे, यहाँ पर 2 गद्यांश होंगे और 5 नंबर का व्याकरण के क्वेश्चन होंगे। आपको बता दूं कि ये हमारे टीचर्स की टीम है जो UP SSC पेट की क्लास ले रहे हैं। अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट किस टाइमिंग पे पढ़ना है तो आप शेड्यूल ज़रूर देख लीजिए, एक शेड्यूल ज़रूर देख लीजिए। यह 8 बजे होती है मेरी क्लास यानी अर्पिता मैम की क्लास, हिंदी की क्लास। यहाँ पर आपको हम 5 नंबर की हिंदी व्याकरण और 10 नंबर का अपठित गद्यांश जो कि 2 गद्यांश आता है एग्जाम में, 5 नंबर का, यानी 5 नंबर का ये और 10 नंबर का ये, टोटल 15 नंबर हिंदी से पूछे जाते हैं। जहाँ पर अपठित गद्यांश अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो बोनस नंबर मिलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे व्याकरण के प्रश्नों को। यहाँ लिखा है सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। सज्जन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए सद प्लस जन, ऑप्शन बी सत प्लस जन, ऑप्शन सी सद प्लस जन, ऑप्शन डी सा प्लस जन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सत क्या होगा, सत प्लस
जन होगा। बात करेंगे इसमें कौन सी संधि है, तो कहेंगे व्यंजन संधि है। कौन सी संधि हो जाएगी, तो व्यंजन संधि हो जाएगी। ये बात भी आपको याद रखनी है, क्योंकि संधि कभी संधि विच्छेद पूछ लेते तो कभी संधि का नाम पूछ लेते हैं। अगला प्रश्न क्या हो जाएगा, प्रश्न नंबर 2 है कि अविभाज्य शब्द का सही विलोम शब्द क्या है। अविभाज्य शब्द का सही विलोम शब्द बताइए, क्या हो जाएगा। तो कहेंगे ऑप्शन ए तिरोभाव, ऑप्शन बी प्रादुर्भाव, ऑप्शन सी अवसान, ऑप्शन डी विभाव। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन ए तिरोभाव। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे बच्चा, क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पवन का सही पर्यायवाची नहीं है। देखिए आता हुआ प्रश्न कब गलत होता है, जब है या नहीं है, जिसमें आप ध्यान नहीं देते तो क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। और क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, तो देखिए ऑप्शन देखेंगे अनिल, ऑप्शन बी समीर, ऑप्शन सी अनल, ऑप्शन डी मारुत। तो यहाँ पवन की पूछेगी, पर्यायवाची नहीं है, तो क्या कहेंगे अनिल या अनल। देखिए समीर तो है और मारुत भी है, ये सब बात कन्फर्म है। अनिल और अनल में कंफ्यूजन होती है। तो बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन सी। ऑप्शन सी अनल। अनल मतलब क्या होता है, तो कहेंगे अनल मतलब अग्नि, अग्नि या आग, अग्नि या आग होता है। कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होना, अग्नि या फिर आग। और ये क्या हो जाएगा तत्सम, और ये हो जाएगा तद्भव। अगला देखेंगे कि छाती पर मूंग दलना, ये एक मुहावरा है, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। छाती पर मूंग दलना, ऑप्शन ए बहुत कष्ट देना या तंग करना, ऑप्शन बी मूंग की दाल पकाना, ऑप्शन सी कड़ी मेहनत करना, ऑप्शन डी छाती का इलाज कराना। चौथा प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन ए बहुत कष्ट देना। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत कष्ट देना या तंग करना। अगला प्रश्न क्या है कि अंधेरी नगरी नाटक के रचनाकार या रचयिता कौन है। ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी मोहन राकेश। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताएंगे, अंधेरी नगरी किसकी रचना हो जाएगी। करेक्ट आंसर बताइएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या, देखिए 5 प्रश्न हो गए, 5 प्रश्न व्याकरण से हो गए। अब हम गद्यांश को देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे, गद्यांशों को देखेंगे। हम 2 गद्यांश देखेंगे और 10 नंबर का होता है, तो ध्यान से पढ़िएगा और सुनिएगा। जो क्लास रिकॉर्डेड देख रहा है यानी लाइव नहीं देख रहा है, वो क्या करेंगे, वो क्लास को रोक कर, आपका मन हो तो आप पढ़ लीजिए गद्यांश को, या फिर जैसे हम पढ़ रहे हैं आप सुनिए और फोकस करिए कि क्या क्या प्रश्न आएंगे, तो फिर कैसे उत्तर देना है। तो यहाँ लिखा है कि पतझड़ पतझड़ ऋतु आने पर जेल के हमारे आंगन में नीम के पेड़ से पत्तों के गिरने पर मन में कभी कभी चिंता होने लगती है कि यह पेड़ का काल आया है या उसका केवल काया पलट हो रहा है। यूँ तो पत्तों को गिरते देखकर मन में विषाद का भाव उत्पन्न होना चाहिए, किंतु ऐसा बिल्कुल नहीं होता, उल्टा मजा आता है। पत्ते इतने झड़ते हैं मानो टिड्डी दल फैल गया हो। मालूम होता है पत्तों को कितने ही गोल गोल चक्कर काटने पड़ते हैं, उन्हें नीचे उतरने की थोड़ी सी जल्दी नहीं होती, और फिर गिरने के बाद क्या वे चुपचाप पड़े रहेंगे? नहीं, कदापि नहीं। छोटे बच्चे जिस प्रकार दौड़ने का और एक दूसरे को पकड़ने का खेल खेलते हैं, उसी प्रकार ये पत्ते भी इधर से उधर, उधर से इधर गोल गोल चक्कर काटते रहते हैं। हवा के झोंकों के साथ हंसते कूदते मेरी ओर दौड़े आते हैं। मुझे लगता है कि इन पत्तों को थोड़ी देर के बाद पेड़ से फूटने वाली कोपलों को झटपट जगह दे देने की ही अधिक जल्दी होती होगी। सांप जिस प्रकार अपनी केचली उतार कर फिर से जवान बनता है, उसी प्रकार पुराने पत्ते त्याग कर पेड़ भी बसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए फिर से जवान बनने की तैयारी करता है। ये क्या है? तैयारी करता है।
आगे क्या है कि इसीलिए यह कहने पर मन नहीं होता कि पत्ते टूटते हैं या गिरते हैं या पत्ते छूट जाते हैं। हाथ में पकड़ रखा हुआ कोई पत्ता जैसे पकड़ कुछ ढीली होती है, चकमा देकर उड़ जाता है, उसी प्रकार ये पत्ते के से छूट जाते हैं। या विचार भी मन में आता है कि ये पत्ते गिरने वाले तो हैं ही, तो फिर सबके सब एक साथ क्यों नहीं गिरते। पड़हीन वृक्ष की मुक्त शोभा तो देखने को मिलेगी, जिस पेड़ पर एक भी पत्ता नहीं रहा, उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी करके जो पागल के समान खड़ा है और जो आकाश के पर्दे पर कालीन के चित्र के समान मालूम हो रहा है, उसकी शोभा कभी कभी आपने ध्यान देकर निहारी है। पड़हीन टहनिया को जाली सचमुच ही बहुत सुंदर दिखाई देती है। तो ये क्या हुआ, ये गद्यांश हुआ। ये क्या हुआ, गद्यांश हुआ। अब इस पे प्रश्न है, इनको देखिएगा। प्रश्न क्या है कि नीम का पेड़ कहाँ था, बताएंगे। नीम का पेड़ कहाँ था, आंसर दीजिए। ऑप्शन ए कवि के आंगन में, ऑप्शन बी जेल के आंगन में, ऑप्शन सी पहाड़ी में, ऑप्शन डी नदी के किनारे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फिर से गद्यांश को दिखा रही हूँ कि नीम का पेड़ कहाँ था, पतझड़ ऋतु आने पर जेल के हमारे आंगन, जेल में, कहाँ था, जेल में था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी जेल, ऑप्शन बी जेल के आंगन में। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है कि कवि को किस बात की चिंता, कवि को किस बात की चिंता थी, यहाँ चिंता होना था। ठीक है, क्या होना था, चिंता, चिंता थी। ऑप्शन ए पेड़ के अंकुरण हो रहा, ऑप्शन बी पेड़ पुराना हो रहा, ऑप्शन सी पेड़ का काया पलट हो रहा, ऑप्शन डी पेड़ का सिंचन कार्य हो रहा था। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेड़ का काया पलट हो रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 13 देखेंगे कि पत्तों की तुलना किससे की गई है। ऑप्शन ए बंदरों की टोली से, ऑप्शन बी टिड्डी दल से, ऑप्शन सी मक्खियों के समूह से, ऑप्शन डी बच्चों की टोली से। तो तीसरे का उत्तर क्या हो जाएगा, कहेंगे ऑप्शन बी टिड्डियों के दल से। बच्चे भी आए थे लेकिन दल यानी कि पत्तों की तुलना टिड्डी के दलों से किया गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हवा के झोंकों का पत्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो बताएंगे हवा के झोंकों का पत्तों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था। तो ऑप्शन ए वे घास कूद रहे थे, ऑप्शन बी वे मिट्टी से घुसरित क्या हो रहे थे, मिट्टी से क्या हो रहे थे, घसरित हो रहे थे ना, एक मिनट, वे ध्वनिहीन हो रहे थे। ऑप्शन डी ये विकल्प, या ऑप्शन डी पर क्या है, ये सभी विकल्प है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहेंगे, ऑप्शन ए वे हंस कूद रहे थे, वे हंस कूद रहे थे, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि लेखक ने गोल गोल चक्कर काटते पत्तों की तुलना किससे की। अब यहाँ बताएंगे किससे की। ऑप्शन ए फिरकी से, ऑप्शन बी चक्रवात से, ऑप्शन सी बच्चों से, ऑप्शन डी पतंग से। तो पांचवें का उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ कहेंगे बच्चों से। क्या कहेंगे, यहाँ बच्चों से कहेंगे। और जो इससे पीछे वाला प्रश्न था, एक मिनट, ये प्रश्न यहाँ बच्चों की टोली ना कहकर क्या कहते हैं, टिड्डी से। तो यही सब छोटी छोटी जो कंफ्यूजन होती है क्वेश्चन को गलत कर देती हैं। अगला प्रश्न आने से पहले गद्यांश होगा। हमने यहाँ क्या देखा, हमने यहाँ 5 प्रश्न देखे गद्यांश के, प्लस 5 प्रश्न और किसके देखे थे, वे हिंदी व्याकरण के। तो टोटल 10 प्रश्न हमने कर लिए, अभी 5 प्रश्न और करना है। और यही पैटर्न पर यूपी SSSC पेट यानी प्रैक्टिस सेट करवा ही रही हूँ, तो 15 प्रश्न हिंदी से आएंगे और 15 नंबर बहुत होते हैं। ठीक है, हिंदी से बस केवल हिंदी अगर आपने एक बार पढ़ ली अच्छे से व्याकरण, तो आपको केवल प्रैक्टिस करना रहता है, प्रैक्टिस बराबर करते रहेंगे। चलिए ये प्रश्न देखेंगे कि क्या है कि मैं गरजते हुए सावन भादों में भी वहाँ गया है और मैंने इस प्रपात के उद्यम यौवन के उस महावेग को भी देखा है जो 100-150 फीट की अपनी चौड़ी धारा के प्रबल भुजाओं में धरती के चटकीले धानी आंचल से उफनाते सावन को कस लेने के लिए व्याकुल हो जाता है। और मैंने देखा है कि जब अंबर के महलों में घनालिंगन करने वाली सौदामनी, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे कि सौदामनी किसकी पर्यायवाची है, सौदामनी किसकी पर्यायवाची, सभी का कमेंट में आंसर आना चाहिए। धरती के इस सौभाग्य की
ईर्ष्या में तड़प उठती है, तब उस तड़पन के कौंध में इस प्रपात का उमड़ाव फूलकर दुगना हो जाता है। शरद की सत्य ज्योत्सना में जब यामिनी पुलकित हो गई और जब इस प्रपात के यौवन का मत सुमार पर आ गया और उस खुमारी पर इसका सौंदर्य मुग्ध के वंदन मंडल की भांति और अधिक मोहक बन गया है, तब भी मैंने इसे देखा है और तभी जाकर मैंने शरद बिंदु को इस प्रपात की शांत तरल स्फटिक धारा पर बिछलते हुए देखा है। पहली बार जब मैं गया था तब कहाँ ठहराने के लिए कोई स्थान नहीं बना था, इसलिए खड़ी दोपहरी में चट्टानों की ओट में ही छांव मिल सकी थी। भूरी भूरी चट्टानें पानी के आघात से घिस घिस कर काफी समतल बन गई और इनका ढाल बिल्कुल खड़ा है। इन चट्टानों के कमरों पर बैठकर लगभग 7-8 हाथ दूर प्रपात के शिखरों पर छिड़काव रोम रोम से किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? इन शिलाओं से ही कुंड में छलांग मारने वाले धवल जल बादल पेंग मारते से दिखाई देते हैं और उनके मंद गर्जन का स्वर भी जाने किस मल्हार के राग में चढ़ता उतरता रहता है कि मन उसमें खो सा जाता है। एक शिला की शीतल छाया में कगार के नीचे पैर ढाले मैं बड़ी देर तक बैठे बैठे सोचता रहा कि मृत्यु के गहन कूप की जगत पर पैर लटकाए भले ही कोई बैठा हो, किंतु यदि उसे किसी ऐसे सौंदर्य की उद्रेक का दर्शन मिलता रहे तो वह मृत्यु की भयावह गहराई भूल जाएगा। मृत्यु स्वयं ऐसी उन्मादी सौंदर्य के आगे हार मान लेती है, नहीं तो समय की कसौटी पर यौवन का गान अमिट स्वर्ण रेखा नहीं खींच सकता। मिट्टी में खिले हुए गुलाब की पंखुड़ियां भर जाती हैं और उनको झरते देख मृत्यु हंसना चाहती है, पर उस पर मिट्टी में से जब गुलाब की गंध ओस पड़ने पर उस सांस की भांति निकल पड़ती है तो मृत्यु गल कर पानी हो जाती है। मैं सोचता रहा कि जहाँ जो अजर बताइए, अजर का जो है पूर्ण वाक्य बनाइए। अजर क्या है? अजर का एक अर्थ ना, तो इसके अनेक अर्थ बना के दिखाइए। उमड़ा चला जा रहा है, वहाँ स्वयं विलय का सौंदर्य विलय मटमैली धारा का शुभ्र जल कड़ों में सुंज जल कड़ों की राशि का सुबंतर वाण और वाष्प के सौंदर्य रस भरे जूही लदे घुंघराले और लहरीले चूड़ा पास में है। तो ये क्या होता है? आपका गद्यांश काफी बड़ा था, टफ भी था, लेकिन हम देखेंगे आगे क्या है। यह चूड़ा पास जूहियों से इस तरह सज जाते हैं जिसके उसके निचले छोर की श्यामलता भर दिखाई पड़ सकती है। एक अद्वितीय चांदनी उसे ऊपर से छाप लेती है। मैंने देखा कि सांझ हो गई है। सूर्य की तिरछी किरणें जाते जाते इस सौंदर्य को रहस्य भेदन करते जाना चाहती है, पर जैसे प्रपात जाने की कितने कवच मंत्र उच्चारण करता हुआ और मुखर हो रहा है और अपने इस प्रकार समेट रहा है कि रवि रश्मियों का प्रयत्न आपसे आप विफल हो रहा है। ये आपका गद्यांश कंप्लीट होता है। हम देखेंगे पहला प्रश्न कि अवतरण का उचित शीर्षक क्या था, बताएंगे। अवतरण का उचित शीर्षक क्या हो सकता है? ऑप्शन ए यौवन का महावेग, ऑप्शन बी जलप्रपात का सौंदर्य, ऑप्शन सी शिला की शीतल छाया, ऑप्शन डी अमर सौंदर्य होगा। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी होगा। क्या होगा? ऑप्शन बी जलप्रपात का सौंदर्य होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न क्या है कि प्रपात व्याकुल क्यों हो जाता है? अगला प्रश्न क्या है? प्रपात व्याकुल क्यों हो जाता है? ऑप्शन देखेंगे। सावन को कस लेने के लिए, घना लिंगन करने के लिए, ज्योत्सना को पुलकित करने के लिए, या चट्टानों की ओट में छांव पाने के लिए। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दूसरे का? ऑप्शन ए सावन को कस कर लेने के लिए। अगला प्रश्न क्या है कि शिलाओं में छलांग मारने वाले धवल जल बादल कैसे दिखाई देते हैं? तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए चोट मारते हुए, ऑप्शन बी विशाल रूप बनाकर डराते हुए, ऑप्शन सी पेंग मारते हुए, ऑप्शन सी यान की
तरह उड़ते हुए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यान मतलब जहाज, है ना, तो सी कहेंगे। क्या कहेंगे? पेंग। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि जलप्रपात देखने गए कवि ने धूप से अपना बचाव कैसे किया? ऑप्शन ए चट्टान की ओट में छुपकर, ऑप्शन बी जल में समाधिस्थ हो गया था, ऑप्शन सी पेड़ों की झुरमुट में लेटकर, ऑप्शन डी गहरी खाई में छिपकर। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे चट्टान की ओट में छिपकर। अगला प्रश्न 5 नंबर है कि मृत्यु के विषय में कथन और कारण की सत्यता परखिए। तो कथन क्या कह रहा है कि मृत्यु जलप्रपात के समक्ष हार मान लेती है। कारण क्या है कि प्रपात का सौंदर्य उन्मादी है और यौवन का महावेग से भरा होता है। बताइए क्या सही है, क्या करेक्ट हो जाएगा? तो यहाँ कहेंगे ऑप्शन ए, यानी कथन और कारण दोनों ही सत्य हैं। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके टोटल 15 प्रश्न कंप्लीट हुए, जहां पर हमने कैसे देखा 15 प्रश्नों को? 5 + 5 + 5 यानी 2 गद्यांश और 1 व्याकरण से 15 प्रश्न कंप्लीट, जो आपके एग्जाम में 15 प्रश्न ही आएंगे। तो जैसा कि शेड्यूल मैंने अभी बताया था, आप लोग शेड्यूल देख लीजिए और क्लास को सभी लोग लाइक जरूर कर दीजिए। क्लास को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और शेड्यूल देख लीजिए, 8 बजे शाम को क्लास होती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 4 चल रहा है। अब अगली क्लास में हम 5वां प्रैक्टिस सेट कराएंगे। यहाँ भी होंगे 15 टोटल प्रश्न। कितने प्रश्न होंगे? 15 प्रश्न हो जाएंगे। तो मिलते हैं कल की क्लास में, यानी प्रैक्टिस सेट 5 के साथ में 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो गया है। आप लोग जरूर देख लीजिए। और 4 प्रैक्टिस सेट देखें तो 15 चौको 60, आपके 60 क्वेश्चन तैयार हो गए। कितने क्वेश्चन? 60 क्वेश्चन। और 8 गद्यांश। कितने गद्यांश? 8 गद्यांश। तो भले ही एक क्लास छोटी हो रही है, लेकिन अगर आप रेगुलर रहेंगे तो एग्जाम तक इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इतने टाइप मिल जाएंगे, इतने प्रकार के गद्यांश मिल जाएंगे कि 15 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, 15 नंबर हिंदी में आपके पक्के हो जाएंगे। मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी SSSC पेट 2026 एग्जाम के लिए हिंदी व्याकरण के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को हमने 4 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करवा दी है। आपको बता दूं कि इस क्लास से आपके 15 नंबर पक्के हो जाएंगे, क्योंकि हम यहाँ 5 नंबर हिंदी व्याकरण और 10 नंबर का 2 गद्यांश कराएंगे, जिसके आधार पर 5-5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं पहला प्रश्न। ये हमारे क्लास का शेड्यूल हो जाता है कि 8 बजे शाम को 8 बजे चलेगी, हिंदी की क्लास होगी। आप बाकी भी क्लास को देख सकते हैं। जैसे सबसे पहले करंट अफेयर के साथ में शुरुआत होती है क्लास में, और हमारी क्लास सामान्य ज्ञान दिव्यांश सर के साथ में खत्म होती है। यानी ये पूरा जो है सुबह से शाम तक की क्लास का शेड्यूल है। तो आप लोग देख जरूर लीजिए। अगला देखेंगे क्या है कि अब आ गया है प्रश्न। क्या है? प्रश्न को पढ़िएगा और उत्तर दीजिए। सभी लोग उत्तर देंगे। प्रश्न क्या है? प्रश्न देखिए, अभी यहाँ जो 5 प्रश्न चलेंगे तो 5 प्रश्न कैसे होंगे? वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होंगे। ठीक है, हिंदी व्याकरण। इसके बाद हम गद्यांशों को देखेंगे। यही पैटर्न पर यूपी SSSC पेट में एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला प्रश्न क्या लिखा है कि स्वागत शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए है स्व प्लस गत, ऑप्शन बी सु प्लस आगत, ऑप्शन सी स्व प्लस आगत, ऑप्शन डी सु प्लस आगत। आप सभी लोग सही आंसर के साथ में संधि का नाम भी बताएं कि कौन सी संधि है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सु प्लस आगत। क्या कहेंगे? सु प्लस आगत करेक्ट आंसर हो जाएगा। अक्सर स्वागत का पूछा जाता है संधि। अब बताएंगे संधि क्या हो जाएगी इसमें। तो क्या कहेंगे? कौन सी संधि? तो कहेंगे यड़ संधि। कौन सी संधि? यड़ संधि। और यड़ संधि किसके अंतर्गत आती? तो ये स्वर संधि। स्वर संधि के कितने भेद? तो कहेंगे 5 भेद। कितने भेद? 5 प्रकार के होते हैं, या 5 प्रकार या 5 भेद बोल देंगे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 2 क्या है कि मूक शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? मूक का विलोम बताना है। ऑप्शन ए वाचाल, ऑप्शन बी अवाक, ऑप्शन सी अल्पभाषी, ऑप्शन डी मृदुभाषी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वाचाल। अच्छा, मूक का मतलब क्या होता है? बात करेंगे मूक का मतलब क्या होता है। तो कहेंगे जो
बोल ना सके या जो बहुत शांत रहता हो। क्या मूक मतलब जो बोल ना सके या एकदम बोलता ही ना हो, बोलना जानता हो लेकिन बहुत ना बोलता हो। वाचाल का मतलब क्या होता है? अब यहाँ वाचाल है, उसका विलोम आ गया ना वाचाल, तो वाचाल मतलब जो बहुत ही बोलता हो, है ना, जो बहुत बोलता हो यानी बहुत अधिक बोलता हो वो वाचाल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 3 देखेंगे कि दिन और दीन संस्कृत भिन्नार्थक शब्द युग्म का सही अर्थ क्रम क्या है। देखिए दिन और दीन सुनने में थोड़ा सा समान लग रहा है। संस्कृत, श्रुत मतलब सुनना, सम मतलब समान, ठीक है। भिन्नार्थक शब्द आपको बताना है। दिन का मतलब क्या होता है? दिवस होता है, और दीन का मतलब गरीब। तो ऑप्शन ए क्या है? दिवस और गरीब। ऑप्शन बी गरीब और दिवस। ऑप्शन सी रात और दिवस। ऑप्शन डी दुख और सुख। तो दुख और सुख का दूर दूर से कोई वास्ता ही नहीं। रात, यहाँ रात का मतलब होगा नहीं, और पहले दिन है तो गरीब आना ही नहीं चाहिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हम आंसर तक पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है बताएंगे सभी लोग। ऑप्शन ए हो जाएगा मैं मेरा काम कर रहा हूँ। ऑप्शन बी कृष्ण के अनेकों नाम हैं। ऑप्शन सी साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन डी एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरा मैदान में चल रही है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे यहाँ शुद्ध पूछा गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य और जीवन का घनिष्ठ संबंध है। अगला प्रश्न देखेंगे कि गबन और कर्मभूमि उपन्यासों के लेखक कौन हैं। याद रखिएगा जो गबन है और कर्मभूमि ये दोनों कौन सी विधा है? तो कहेंगे उपन्यास है। कौन सी विधा हो जाएगी? उपन्यास हो जाएगी। और किसने लिखी? तो कहेंगे मुंशी प्रेमचंद। अच्छा एक बात याद है ना, मुंशी प्रेमचंद्र हम कैसे लिखेंगे? प्रेमचंद्र। अगर ऐसे लिखे तो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, तो हम क्या लिखेंगे? प्रेमचंद। क्या है? प्रेमचंद है, ना कि चंद्र। ये बात आपको याद रखनी है। यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर बात करेंगे 9 की कि वर्तमान, अब 9 नंबर प्रश्न क्या है? गद्यांश शुरू हो गया है। क्या है? गद्यांश शुरू हो गया है। अब इस पे आधारित हम 5 प्रश्नों को देखेंगे, तो ध्यान से सुनना है कि वर्तमान सांप्रदायिक संकीर्णता के विषम वातावरण में संत साहित्य की उपादेयता बहुत है। संतों में शिरोमणि कबीरदास भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार पुरुष हैं। संत कबीर एक सफल साधक, प्रभावशाली उपदेशक, महान नेता और युग दृष्टा थे। उनका समस्त काव्य विचारों की भव्यता, हृदय की तन्मयता और तथा औंदर्य से परिपूर्ण है। उन्होंने कविता के सहारे अपने विचारों को और भारतीय धर्मनिरपेक्षता के आधार को युग युगांतर के लिए अमरता प्रदान की। कबीर ने धर्म को मानव धर्म के रूप में देखा। सत्य के समर्थक कबीर छंद में विचार सागर और वाणी में अभूतपूर्व शक्ति लेकर अवतरित हुए थे। उन्होंने लोक कल्याण कामना से प्रेरित होकर स्वानुभूति के सहारे काव्य रचना की। वे पाठशाला या मकतब की देहरी से दूर जीवन के विद्यालय में मसी कागज छुए नहीं की दशा में जीकर सत्य, ईश्वर, विश्वास, प्रेम, अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता और सहानुभूति का पाठ पढ़ाकर। सभी लोग क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते रहें। आगे क्या है कि अनुभूति मूलक ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। कबीर ने समाज में फैले हुए मिथ्याचारों और कुत्सित भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी। स्वकीय भोगी हुए वेदनाओं के आक्रोश से भरकर समाज में फैले हुए ढोंग और ढकोसलों, कुत्सित विचारधाराओं के प्रति 2 टूक शब्दों में जो बात कही, उनसे समाज की आंखें फटी की फटी रह गई। साधारण जनता उनकी वाणियों से चेतना प्राप्त कर उनकी अनुगामिनी बनने का बाध्य हो उठी। देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक एवं सांस्कृतिक सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान वैयक्तिक जीवन के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयत्न संत कबीर ने किया। उन्होंने बाँह उठाकर बलपूर्वक कहा, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर जा रे अपना चले हमारे साथ। ये उन्होंने बोला। तो चलिए अब देखते हैं इस गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों को, और आंसर देने के लिए सभी लोग तैयार हैं? कमेंट में जरा सा बता दीजिए कि सभी लोग आंसर के लिए तैयार है या नहीं। बहुत बढ़िया। देखेंगे पहला प्रश्न कि गद्यांश, यहाँ क्या लिखा है? गद्यांश।
ठीक है। गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? ऑप्शन ए सांप्रदायिक संकीर्णता, ऑप्शन बी संत साहित्य, ऑप्शन सी संत शिरोमणि कबीरदास, ऑप्शन डी लोक कल्याण, ऑप्शन डी ऑप्शन ई क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पहले का? तो कहेंगे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी संत शिरोमणि कबीरदास। अगला प्रश्न क्या है कि कबीरदास के बारे में कौन सा असत्य कथन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। आंसर ऐसा ही करते रहेंगे सभी लोग। ऑप्शन ए क्या है कि धार्मिकता, निरपेक्षता का आधार पुरुष, सफल। ऑप्शन बी क्या है? सफल साधक व उपदेशक। ऑप्शन सी युग दृष्टा। ऑप्शन डी धार्मिक कट्टरता के समर्थक। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा? कहेंगे ऑप्शन डी। क्या कहेंगे? ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने धर्म को कैसे देखा था? ऑप्शन ए मानव धर्म के रूप में, ऑप्शन बी सनातन धर्म के रूप में, ऑप्शन सी ईश्वरी धर्म के रूप में, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो तीसरे का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, मानव धर्म के रूप में। बहुत ही बढ़िया, जिनका ए ऑप्शन आ रहा है बहुत ही सुंदर। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने किस भावना से प्रेरित होकर काव्य रचा? ऑप्शन ए स्व कल्याण की भावना से, ऑप्शन बी लोक कल्याण की भावना से, ऑप्शन सी धर्म विशेष की भावना से, ऑप्शन डी ज्ञान विशेष की भावना से। चौथे का उत्तर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे बी लोक कल्याण की भावना से। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कबीर ने अपने साहित्य ज्ञान के जरिए लोगों को कौन सा पाठ पढ़ाया? ऑप्शन ए सत्य ईश्वर, ऑप्शन बी प्रेम विश्वास, ऑप्शन सी अहिंसा धर्मनिरपेक्षता, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो पांचवे का उत्तर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? ये सभी विकल्प। तो हमने एक गद्यांश से 5 प्रश्नों को देख लिया। अब बारी है दूसरे गद्यांश की। इस क्लास का दूसरा गद्यांश ये देखिए, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 5 नंबर की बात होगी और यही 15 से 20 मिनट के क्लास में अगर आप प्रैक्टिस से कर लेते हैं तो आपको ये नंबर बहुत ही बढ़िया लगेंगे, यानी बोनस नंबर हम कह सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा कि यह सत्य है कि दोनों पक्षों के वीर इस युद्ध को धर्मयुद्ध मानकर लड़ रहे थे, किंतु धर्म पर दोनों में से कोई भी अडिग नहीं रहा। लक्ष्य प्राप्त हो या न हो, किंतु हम कुमार्ग पर पांव नहीं रखेंगे। इस निष्ठा की अवहेलना दोनों ओर से हुई और दोनों पक्षों के सामने साध्य प्रमुख और साधन गौण था। अभिमन्यु की हत्या पाप से की गई थी। भीष्म, द्रोण, भ्रुश्रवा और दुर्योधन का वध भी धर्म सम्मत नहीं कहा जा सकता। जिस युद्ध में भीष्म, द्रोण और श्री कृष्ण विद्यमान हो, क्या है आना चाहिए? विद्यमान हो, इस युद्ध में भी धर्म का पालन नहीं हो सके। इससे तो यही निष्कर्ष निकलता है कि युद्ध कभी भी धर्म के पथ पर रहकर लड़ा नहीं जा सकता। हिंसा का आदि भी अधर्म है, मध्य भी अधर्म है और अंत भी अधर्म है। जिसकी आंखों पर लोभ की पट्टी नहीं बंधी है, जो क्रोध और आवेश अथवा स्वार्थ में अपने कर्तव्य को भूल नहीं गया है, जिसकी आंख साधना की अनिवार्यता से हटकर साधन पर ही केंद्रित नहीं हो गई है, वह युद्ध के जैसे मलिन कर्म में कभी भी प्रवृत्त नहीं होगा। युद्ध में प्रवृत्त होना ही इस बात का प्रमाण है कि मनुष्य अपने रागों का दास बन गया है। फिर जो रागों की दास्ता करता है वह उनका नियंत्रण कैसे करेगा? ये क्या हुआ? गद्यांश। आगे हम देखेंगे क्या है कि अगर यह कहें कि विजय के लिए युद्ध अवश्य भावी है तो विजय क्या लिखा है? तो विजय को मैं कोई बड़ा ध्येय नहीं मानता। जिस ध्येय की प्राप्ति धर्म के मार्ग से नहीं की जा सकती वह या तो बड़ा ध्येय नहीं है अथवा अगर है तो फिर उसे पाप के मार्ग से पाने का प्रयास व्यर्थ है। संग्राम के कोलाहल में चाहे कुछ भी सुनाई नहीं पड़ा हो, किंतु आज मैं अपनी आत्मा की इस पुकार को स्पष्ट सुन रहा हूँ कि युधिष्ठिर, तुम जो चाहते हो वो वस्तु तुम्हें नहीं मिली। संग्राम तो जैसे तैसे समाप्त हो गया, किंतु उससे देश भर की हिंसा की जो मानसिकता फैली उसका क्या होगा? क्या लोग हिंसा के खेल के दोहराते रहेंगे अथवा यह विचार कर शांति से काम लेंगे कि शत्रुओं का भी मस्तक उतारना बर्बरता और जंगलीपन का काम है? तो ये क्या होता है? ये गद्यांश है। इस पे आधारित हम प्रश्न देखेंगे। चलिए, पहले प्रश्न में तो आपको आंसर ही दिख गया कि कौरवों और पांडवों ने महाभारत युद्ध को क्या माना? तो कहेंगे धर्म युद्ध। क्या माना था? धर्म युद्ध माना था।
ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, इसका भी आंसर है तो बहुत मजे हैं। क्या कहेंगे कि कौरवों पांडवों दोनों पक्षों में किस निष्ठा की बात कही गई थी? तो कहेंगे लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो किंतु कुमार्ग पर पाँव नहीं रखेंगे। पाँव है ना, पैर, पैर बोला गया था कि हम लक्ष्य प्राप्त हो या ना हो लेकिन हम पैर तो नहीं रखेंगे, जबकि रखा था ना। चलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं। अगला प्रश्न क्या है कि युद्ध क्या है, युद्ध को कैसा कर्म माना गया है बताएंगे। अब इसका आंसर सभी लोग देंगे, इस प्रश्न का आंसर दीजिए। 2 प्रश्न तो आपको मिल गया ऐसे ही। चलिए तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट, तो कहेंगे ऑप्शन ए सत्कर्म। क्या हो जाएगा, सत्कर्म। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 4 की कि मलिन कर्म से क्या आशय है? ऑप्शन ए जो साधना से हटकर साध्य पर केंद्रित हो गया हूँ, जो अक्रोध पर केंद्रित हो गया हूँ, जो स्वार्थ पर केंद्रित हो गया हो। ऑप्शन डी क्या है, जो केवल पाप में संलग्न हो गया हूँ। तो चौथे का आंसर क्या है, तो कहेंगे बी जो अक्रोध पर केंद्रित हो गया हो। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 की और इस क्लास के आखिरी गद्यांश का आखिरी प्रश्न हो जाता है, युद्ध में प्रवृत्ति रखने वाले किसके दास बन जाते हैं? इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपने ढंग से क्लास को देखा है और बहुत ही अच्छे से गद्यांश को सुना है या क्लास को रोककर आपने उसको पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। तो जैसा कि हमने बताया था कि ये हमारा बैच है और इसको ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि 90 नंबर यहीं मतलब इसी क्लास से है। और शेड्यूल आपको बता दूं कि सुबह जैसा कि आपने देखा था, शेड्यूल कहाँ था, चलिए ठीक कोई बात नहीं, सुबह करंट अफेयर से शुरुआत होती है और जीके जीएस पे आके क्लास रुकती है। तो आप लोग टाइम देख लीजिएगा और क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए। हमारी क्लास 8 बजे होती है, 8 PM पर होती है और सभी लोग जुड़ जरूर जाइए क्योंकि 15 नंबर की बात है। बस इसी क्लास में डेली जुड़ते रहिए, अलग से कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। बस डेली का डेली क्लास में जुड़िए, आपके प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होती जाएंगे। 5 हो गए हैं, यानी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट होने का मतलब कितने गद्यांशों आपने पढ़ लिया? आपने 10 गद्यांशों को पढ़ लिया है, ठीक है, और 25 व्याकरण के प्रश्न देख लिए हैं। देखिए कितने ही धीरे धीरे और कितनी छोटी छोटी क्लासों में हमने कितना ज़्यादा पढ़ लिया है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और बात करेंगे कि जो है डेली क्लास में आप लोग जुड़िए, ठीक है, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी है और आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, ठीक है। वही टॉपिक ले आया जाए, जैसे कि हिस्ट्री बहुत मायने रखती है। 5 नंबर तो राष्ट्रीय आंदोलन से आ जाता है। किसी दिन हम बात करेंगे सिलेबस के ऊपर। बस नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म शुरू हो गया भरने के लिए, तो सब लोग तैयारी एकदम कर लीजिए क्योंकि पेट बहुत ही ज़रूरी हो गया है यूपी में एग्ज़ाम लेने के लिए, ठीक है। सभी लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 6 के साथ में। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम बडी पर। आज की क्लास में हम देखेंगे यूपी SSC पेट 2026 के नवोद्धार बैच में हिंदी व्याकरण। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 6। हमने 5 प्रैक्टिस सेट नंबर कंप्लीट करवा दी है। आपको बता दूं कि यूपी SSC पेट में 15 नंबर की हिंदी आती है, जहां पर 5 नंबर का व्याकरण होता है और 10 नंबर का गद्यांश। 2 गद्यांश अपठित गद्यांश आते हैं जिन पे 5-5 नंबर का आता है। तो इस हिसाब से टोटल 15 नंबर की हिंदी आती है। और आपको बता दूं कि ये क्लास 8 PM पर होती है, हिंदी की क्लास, जहां पर सामान्य हिंदी, व्याकरण एवं अपठित गद्यांश के क्वेश्चन होते हैं। बाकी टीचरों के क्लास है करंट अफेयर है, रीजनिंग है, अंग्रेजी है, गणित है, DI है और सामान्य ज्ञान है। तो आप लोग टाइम देख लीजिए, शेड्यूल देख लीजिए, उसी हिसाब से क्लास में आ जाया करें। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा कि विद्यालय शब्द का सही संधि विच्छेद और संधि का नाम क्या है। आंसर सभी बच्चे कमेंट करेंगे, सही कमेंट करिएगा क्योंकि विद्यालय के लिए सही कमेंट करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि स्वागत हो गया, विद्यालय हो गया, ये ऐसे संधि विच्छेद है जो बार बार एग्जाम में आते हैं और बहुत ही रिपीट होने वाले प्रश्न होते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का, तो कहेंगे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन A, B, C, D। अच्छा एक बात और ध्यान देना है, यहाँ
संधि विच्छेद के साथ में संधि का नाम भी याद रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, जिनका भी बी ऑप्शन आ रहा है बहुत ही बढ़िया। विद्या, क्या लिखा है यहाँ पर? विद्या प्लस आलय, विद्या प्लस आलय। और संधि कौन सी हो जाएगी? तो कहेंगे संधि दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि जो स्वर संधि है, संधि कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो जो स्वर संधि है इसके 5 भाग है। कितने भाग? 5, जिसमें से एक भाग दीर्घ संधि भी है। एक प्रकार कौन सा है? दीर्घ संधि भी है। तो देखेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए और आंसर करें। प्रश्न क्या है कि कृपण शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? कभी कभी ऐसे भी दे सकता है कि कृपण का सही विलोम नहीं है, निम्नलिखित में से कृपण का सही शब्द विलोम नहीं है, ऐसा भी प्रश्न दे सकता है। यानी जहाँ पर 3 कृपण के विलोम हो और 1 विलोम नहीं हो, कभी कभी ऐसे प्रश्न जरूर आ जाते। तो यहाँ ये जरूर ध्यान दीजिए कि पूछा सही जा रहा है या गलत जा रहा है। ठीक है, ये बहुत ही जरूरी, क्योंकि खुशी खुशी में क्वेश्चन का आंसर गलत हो सकता है। ऑप्शन ए है कंजूस, ऑप्शन बी है दानी, ऑप्शन सी है निर्धन, ऑप्शन डी उदार। तो दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा? दानी। क्या हो जाएगा? तो कहेंगे दानी हो जाएगा, कृपण का दानी। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणेश का सही पर्यायवाची नहीं है? जैसा कि अभी मैंने क्या बोला था, कभी हाँ बोलेगा, कभी नहीं बोलेगा, कभी सही बोलेगा, कभी गलत बोलेगा। तो ये जरूर फोकस करिए। तो देखेंगे गणेश की पर्यायवाची 3 होंगी और 1 नहीं होंगी। तो ऑप्शन ए है लंबोदर, ऑप्शन बी गजानन, ऑप्शन सी एकदंत, ऑप्शन डी सुरपति। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? और जो नहीं है वो किसकी पर्यायवाची है ये भी बताएंगे, ये भी बताएंगे बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गए कि यार कृपण का मतलब क्या होता है? कृपण का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे कृपण का मतलब कंजूस होता है। क्या होता है? कंजूस होता है। और कंजूस तो ऑप्शन में था, जबकि ये विलोम पूछा गया था, समानार्थी नहीं पूछा गया था। अब इसका आंसर करेंगे, तीसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे सभी लोग। क्या हो जाएगा? बहुत ही सुंदर, क्या कहेंगे? सुरपति। क्या करेक्ट हो जाएगा? सुरपति गणेश की पर्यायवाची नहीं है, जबकि लंबोदर, गजानन, एकदंत ये तीनों ही पर्यायवाची गणेश जी की है। तो सुरपति किसकी हो जाएगी? तो कहेंगे ये सुरपति देवताओं के पति या देवताओं के स्वामी या देवताओं के राजा, कौन? इंद्र। किसकी बात चल रही है? सुरपति, ये इंद्र की बात हो रही है। ठीक है, बात को याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है कि जो पहले कभी ना हुआ वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग उत्तर देंगे। ऑप्शन ए है भूतपूर्व, ऑप्शन बी अभूतपूर्व, ऑप्शन डी सी अद्वितीय, ऑप्शन डी अनुपम, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करेंगे सभी लोग। चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? तो कहेंगे अभूतपूर्व। जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या हो जाएगा? अभूतपूर्व होगा। अगला प्रश्न क्या है कि प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन बी सुभद्रा कुमारी चौहान, ऑप्शन सी मीराबाई, ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो पांचवे का उत्तर क्या हो जाएगा? पांचवे का उत्तर सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ये या फिर HW का मान लीजिए। ठीक है, और जो बच्चे इसको बाद में देखेंगे, रिकॉर्डेड में देखेंगे, वो भी सभी लोग अपना अपना नाम के साथ भी इस प्रश्न का उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए अब हम देखेंगे गद्यांश को, क्योंकि अभी तक हमने 5 प्रश्नों को देख लिया। जैसा कि मैंने कहा था कि क्या होगा? 5 + 5 + 5 यानी 2 गद्यांश होंगे और 1 व्याकरण होगा। ठीक है, तो व्याकरण कंप्लीट हो चुका है, अब 2 गद्यांशों की बारी। तो पहला गद्यांश देखते हैं। पहला गद्यांश देखिए, गद्यांशों को पढ़ना बहुत ही आराम से जरूरी होता है, नहीं तो 5 प्रश्नों की बात रहती है, और अगर अच्छे से पढ़ लिया तो 5 प्रश्न आपके बोनस बन जाते हैं। तो यहाँ गद्यांश को देखेंगे, प्रश्नों को तो इसके बाद देखना है ना। गद्यांश दिया गया है कि प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवारों का प्रचलन रहा है। एकल परिवार कभी भारतीय सोच में नहीं रहे। संयुक्त परिवार में प्रत्येक सदस्य अपनी सुरक्षा के प्रति आश्वस्त रहता था और परिवार के प्रति सम्मिलित उत्तरदायित्व और एक प्रकार से सामाजिकता का बोध जागृत रहता था। संतान के लालन पालन, शिक्षा दीक्षा, विवाह और सुख दुख की चिंता सभी को रहती थी। संतान भी माँ बाप के अतिरिक्त घर परिवार के बड़े बूढ़ों के हाथों पलकर बड़ी
होती, उनके संस्कारों से पल्लवित होती, आजीवन निश्चिंत रहने का सुख भोगती हुए बड़ों के सम्मान अपने उत्तरदायित्व को महसूस करती। इस प्रकार संयुक्त परिवारों में बचपन, यौवन और बुढ़ापा सभी आनंद में बीतते। अब संयुक्त परिवार प्रथा के टूटने से परिवारों में बिखराव आ गया। चूँकि व्यक्ति परिवार और परिवार समाज की इकाई है, इसलिए परिवार के टूटने से समाज में बिखराव और अलगाव दिखाई पड़ रहा है। उसकी कल्पना शायद किसी ने भी नहीं की होगी। समाज के मूल्य बदल रहा है, मान्यताएं बदल रही हैं और यह बदलाव की प्रक्रिया व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज में परस्पर हो रही है। लगता है कि जैसे नई पीढ़ी अनुशासन को बंधनों का नाम देती हुई धीरे धीरे उच्च श्रृंखला की ओर बढ़ रही है। आगे क्या है देखेंगे कि परिवारों में बिखराव के पीछे पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी का वैचारिक संघर्ष भी है। पुरानी पीढ़ी अपनी रूढ़ियों परंपराओं को त्याग नहीं पाती और अपनी सोच की जबरदस्ती लादना अपना कर्तव्य समझती है। नई पीढ़ी का आकाश बहुत विस्तृत है, उसे पाने के लिए उसे पुरातनता सहायक नहीं लगती। विचारों का संघर्ष तो है ही नहीं, पीढ़ी पर नए आकर्षणों का दबाव भी है। उनकी धन तिप्सा, स्वार्थ भावना, सुख चैन की जिंदगी जीने के ललक और आदि का प्रभाव भी उनमें स्व और अहंकार प्रदान होता जा रहा है। पुरानी पीढ़ी अपने संस्कारों और मर्यादाओं में बंधी और नई पीढ़ी उन पर कुठारघात करने को उतारू। जब तक इन दोनों में सामंजस्य न हो, परिवारों का विघटन होता रहेगा। देश के लिए यह शुभ लक्षण नहीं है। दोनों पीढ़ियों को समय और परिस्थिति के अनुकूल अपने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना होगा। अब जब परिवारों में परस्पर सद्भावना, सहयोग, प्रेम, त्याग आदि की भावनाएं प्रबल होगी तो हर व्यक्ति सुखी होगा, परिवारें में खुशहाली होंगी, यानी कि परिवार खुश होगा। तो अब ये हो गया गद्यांश। अब सभी लोग उत्तर बताएंगे कि संयुक्त परिवार में कौन कौन रहते हैं। ऑप्शन ए माँ बाप, ऑप्शन बी माँ बाप व संतान, ऑप्शन सी दादा दादी, माँ बाप, चाचा चाची, ऑप्शन डी ये सभी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। बहुत ही सरल प्रश्न भी है और इसका ऑप्शन देखते ही और ही सरल हो गया है। तो करेक्ट आंसर क्या कहेंगे, जहां पर दादा दादी, माँ बाप और चाचा और चाची होंगे तो वो कैसा परिवार होता है, वो संयुक्त परिवार होता है। अब संयुक्त परिवार है कहाँ, दादा दादी को लोग अनाथ आश्रम कह रहे हैं कि वृद्धाश्रम, अनाथ आश्रम नहीं वृद्धा आश्रम भेज देते हैं, ठीक है। और चाचा चाची अपना अलग और माँ बाप अलग हो जाते हैं, तो वो संयुक्त परिवार नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस परिवार में संतानें बड़े बूढ़ों के संस्कारों में पल्लवित होते हैं, बताएंगे। बूढ़ों के संस्कारों में पल्लवित होते हैं। ऑप्शन ए संयुक्त परिवार में, ऑप्शन बी श्रम विभाजन में, ऑप्शन सी बिखराव की, ऑप्शन डी एकता की। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अब किसमें भाई बूढ़े रहेंगे, बूढ़े लोग किसमें रहेंगे, किस परिवार में रहेंगे, अलगाव के परिवार में तो रहेंगे, बिखराव के परिवार में तो रहेंगे नहीं, किसमें रहेंगे, संयुक्त परिवार में। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जिनका भी ए आ रहा है बहुत ही बढ़िया। देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न कि संयुक्त परिवारों के टूटने से कौन सी स्थिति उत्पन्न हो जाती है, बताएंगे। संयुक्त परिवारों के टूटने से कौन सी स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए धन संग्रह की, ऑप्शन बी श्रम विभाजन की, ठीक है। ऑप्शन सी क्या है, बिखराव की, ऑप्शन डी एकता की, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तीसरा प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिखराव की। क्या हो जाएगा, बिखराव की। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 4 कि नई पीढ़ी किसके पीछे भाग रही थी। ऑप्शन ए धन लिप्सा, ऑप्शन बी स्वार्थ भावना, ऑप्शन सी सुख चैन के पीछे, ऑप्शन डी ये सभी विकल्प। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा चौथे प्रश्न का, तो कहेंगे डी ये सभी विकल्प सही हो जाएगा। यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि नई पीढ़ी संयुक्त परिवार में क्यों नहीं रहना चाहती। ऑप्शन ए उसे लोगों का जमावड़ा अच्छा नहीं लगता, ऑप्शन बी उसे सामूहिक विचारों का आदान प्रदान अच्छा नहीं लगता, ऑप्शन सी उसे दबाव पसंद नहीं, ऑप्शन डी उसे आपसी प्यार पसंद नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का, तो कहेंगे सी उसे दबाव पसंद नहीं। और जब संयुक्त तुम परिवार में रहोगे तो दबाव बना रहेगा, जो बड़ा रहेगा वो अपने छोटे को थोड़ा तो डांटेगा ना, और डांट कोई सहने को तैयार नहीं। चलिए आगे देखेंगे दूसरा गद्यांश क्या हो जाएगा।
दूसरा गद्यांश पढ़ेंगे और इस पे आधारित भी 5 प्रश्न होंगे और ऐसे ही यूपी SSSC पेट एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ क्या लिखा है कि दांत इस 2 अक्षर के शब्द तथा इन थोड़ी सी छोटी छोटी हड्डियों में भी उस चतुर कारीगर ने वह कौशल दिखलाया है कि जिसके मुंह में दांत है जो पूरा वर्णन कर सके। मुख की सारी शोभा और सभी भोज्य पदार्थों को स्वाद इन्हीं पर निर्भर है। कवियों ने अलग भूरता भौरवनी आदि को छवि लिखने में बहुत रीति से बाल की खाल निकाली है, पर सच पूछिए तो इन्हीं की शोभा सबकी शोभा है, इन्हीं की शोभा सबकी शोभा है। जब दांतों के बिना पोपला सा मुंह निकल आता है, चिड़ुक एवं नासिका एक में मिल जाती है, उस समय सारी सुधराई मिट्टी में मिल जाती है। कवियों ने इनकी उपमा हीरा मोती मणिक से दी है। वह बहुत ठीक है। यह वह अंग है जिसमें पाक शास्त्र के 6 रस एवं काव्य शास्त्र के 9 रस का आधार है। खाने का मजा इन्हीं से है। इस बात का अनुभव यदि आपको ना हो तो किसी वृद्ध से पूछ कर देखिए। केवल सतुआ चाटने के और रोटी को दूध में रोटी को दूध में दाल में भिगोकर गले के नीचे उतारने के सिवाय दुनिया भर की चीज़ों के लिए वह तरस कर ही रह जाता है। चीज़ों के लिए है ना, यहाँ पर चीज़ों लिखा है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक चल रही है। अगला देखेंगे कि सच है कि दांत बिना जब किसी काम के न रहे तब पूछे कौन। शंकराचार्य का यह पद महारत्न अंग गलितम पलितम मुंड दशन विहीनम जातम तांडुलम आदि एक कहावत भी है। दांत खियाने खुर खिसे पीठ बोझा नहीं लेई, ऐसे बूढ़े बैल को कौन बांध भुस देई। आपके दांत हाथी के दांत तो हैं नहीं कि मरने पर भी किसी के काम आएंगे। आपके दांत तो यह शिक्षा देते हैं कि जब तक हम अपने स्थान, अपनी जाति और अपने काम में दृढ़ हैं तभी तक हमारी प्रतिष्ठा है। यहाँ तक कि बड़े बड़े कवि हमारी प्रशंसा करते हैं, पर मुख से बाहर होते ही एक अपावन, घृणित और फेंकने वाले हड्डी हो जाते हैं। गाल और होठ दांतों का पर्दा है। जिसके पर्दा ना रहा अर्थात स्वजातित्व की गैर तादरी न रही, उनके निर्लज्ज जिंदगी व्यर्थ है। ऐसा ही हम उन स्वार्थ के अंधों के हक में मानते हैं जो रहे हमारे साथ, बने हमारे साथ ही, पर सदा हमारे देश जाति के अहित में तात्पर्य रहते हैं। उनके होने का हमें कौन सा सुख। दुखती दाढ़ की पीड़ा से मुक्ति उसके उखाड़वाने में ही है। हम तो उन्हीं की जय जयकार करेंगे जो अपने देशवासियों से दांत काटी रोटी की बर्ता रखते हैं। चलिए अब देखेंगे दांत की यहाँ पे बहुत प्रशंसा की गई, लेकिन बहुत ज़्यादा उपमा देकर की गई है। बहुत ही अच्छा था गद्यांश, लेकिन हमको गद्यांश पर आधारित प्रश्नों पर ध्यान देना है। क्या क्या पूछा गया है देखेंगे। अब जैसे यहाँ दांत चल रहा तो दांत की पर्यायवाची सभी लोग लिखेंगे, 2 पर्यायवाची दांत की जरूर लिखिएगा, ठीक है। ऑप्शन जो है, पहला प्रश्न देखेंगे पहले, इन्हीं की शोभा से सारी शोभा है, इन्हीं किसके लिए प्रयोग हुआ था, तो बताएंगे तो कहेंगे दांतों के लिए। जिनका भी सी ऑप्शन आ गया बहुत ही बढ़िया, क्योंकि आपको पता है आप इतनी देर से प्रश्न देख रहे हैं तो सी ऑप्शन तो आपको देना ही है। देखेंगे प्रश्न नंबर 2, लेखक ने ईश्वर की अनूठी देन किसे कहा। ऑप्शन ए गाल को, ऑप्शन बी गाल को, ऑप्शन सी नासिका को, ऑप्शन डी जीभ को। तो 2 ऑप्शन आ गया है। क्या आ गया यहाँ पे, 2 ऑप्शन आ गया, तो हम कहेंगे जीभ को। क्या किया गया, जीभ को। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवियों ने दांतों की तुलना किससे की है, तो हीरा मोती मणिक अभी आपने देखा, तो क्या कहेंगे, ये सभी। क्या कहेंगे, ये सभी। अगला प्रश्न क्या है कि भोजन के आनंद में दांतों का क्या योगदान है। इसका आंसर सभी लोग कमेंट्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और HW 2 प्रश्न मैंने दिया है, दोनों का आंसर आना जरूर चाहिए, जरूर से जरूर आना चाहिए, जिससे अगली प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में अगर आपने नाम लिखकर कमेंट किया तो आपका नाम लिया जाएगा अगली क्लास में। देखेंगे प्रश्न नंबर 5 को कि जो कि शोभा कब तक है, बताएंगे जब तक फुंसिया नहीं, जब तक दांत है, जब तक तिल है, या सभी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ क्या होना चाहिए था, हाँ तो यहाँ बी ऑप्शन हो जाएगा, जब तक दांत है। देखिए ये आंसर सरल था
क्योंकि दांत ही दांत पूरे गद्यांश में चल रहा था। तो अब दांत, जहाँ दांत दिख रहा वही तो करेक्ट हो जाएगा, जहाँ दांत दिख रहा वहाँ करेक्ट है, जहाँ दांत नहीं है तो वहाँ जीभ हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? और फिर एक बार बता रही हूँ कि हमारा शेड्यूल है, 8 बजे हिंदी की क्लास चलती है शाम को, और सुबह करंट अफेयर से शुरू होता है, 9 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर हिंदी से भी आते हैं, 2 गद्यांश, 5 नंबर व्याकरण से। आप डेली जुड़िए और प्रैक्टिस सेट को जरूर देखिए, क्योंकि 15 क्वेश्चन और 15 जैसे कि मॉडल पेपर, मतलब कहने का मतलब ये है जैसे कि यूपी ट्रिपल एससी पेट में जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, बिल्कुल सेम वैसे ही हम यहाँ प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप हिंदी पे इतना ना ध्यान देकर बस डेली का डेली 2 गद्यांश हमारे साथ और 5 व्याकरण के प्रश्न कर लीजिए, इतना बहुत है। बाकी आप गणित पर टाइम दीजिए और रीजनिंग पर टाइम दीजिए, करंट अफेयर को भी देखिए, और इतिहास में भारत का इतिहास यानी आधुनिक का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास से 5 नंबर सीधे आता है भारत आंदोलन से, उसको जरूर तैयार कर लीजिए। ये सारी चीज़ें थी, और क्लास में जुड़ना नहीं भूलिए। डेली हम आते हैं 8 बजे, मिलते हैं अगली क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में। तब तक के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो है पुराने हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और नए वाले भी लाइक ज़रूर कर देंगे।